अच्छा, chalo. Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes. Okay, I'm your faculty of English and welcome to all my students on Careerville. ठीक है, Careerville में मेरी पहली क्लास है. नोबल सिटी, बलिराम, फतेह, सबको गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून. ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं. ओके, एंड वेलकम टू ऑल माई, वार्म वेलकम टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, कई तो मुझे जाने पहचाने नाम भी लग रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझसे ऑफलाइन ऑनलाइन या मेरे यूट्यूब व्यूवर में से है कोई. वेर आर यू मैम? आई एम प्रेजेंट. भाटी, आई एम प्रेजेंट. सृष्टि गुप्ता, नीरज. चलो, वेलकम टू ऑल. चलो, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. ठीक है, क्लास स्टार्ट करने के पहले दो तीन चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले तो मुझे बच्चे ये आपके पूछने से पहले मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट थिंग कि मैम ये सोच के पढ़ाना. जनरली बच्चों का कमेंट होता है, क्वेरी होता है, नॉट कमेंट, कि मैम ये सोच के पढ़ाना कि हम इंग्लिश में जीरो है. मैंने ये सोच लिया है. ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसा कि हमारा बैच ही है फाउंडेशन बैच. ओके, उसके लिए बस आपको मुझ पर ट्रस्ट करना है. धीरे धीरे आपका बैच का जो लेवल है ये प्री से मेंस तक जाएगा. और प्री से मेंस तक कैसे जाएगा? गुड आफ्टरनून टू ऑल माय स्टूडेंट्स. ठीक है, और थोड़ा सा इंटरेक्शन अब कम करते हैं. पहले मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुन लेना है. ठीक है, व्हाट आई हैव फेल्ट, जितना भी मैंने ऑनलाइन बैचेस पढ़ाया है इसे अदरवाइज मत लीजिएगा. जितने भी ऑनलाइन बैचेस मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे कमेंट में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना और क्लास में टीचर की बात नहीं सुनते हैं, उनका परफॉर्मेंस प्री में बहुत अच्छा नहीं रहा है. इसलिए ठीक है, कमेंट्स तो मैं आपको देखूंगी. एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स, विनीत कुमार, नाइस टू सी यू ऑन करियरविल. थैंक यू विनीत. ठीक है, कमेंट्स हम बाद में करेंगे. थोड़ा सा ध्यान देना, जो जो टीचर बता रहे हैं उस पर ध्यान दो. और मुझे पता है दो तीन चीज़ें, कमेंट तो मैं आपका देखते रहूंगी, बट कभी कभी क्या होता है ना, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, टीचर को पता है कि आपके दिमाग में अब क्या डाउट आने वाला है, तो टीचर उसको समझा देते हैं. ठीक है, अगर मैं नहीं भी समझाऊं, एक बार मैं सब चीज़ लिखने के बाद कमेंट बॉक्स पे ज़रूर देखूंगी. ठीक है, पूरा ग्रामर और वोकैब सब होगा. नो नीड टू वरी, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच. कॉम्प्रिहेंसिव बैच जहाँ पे ग्रामर भी होगा, वोकैब भी होगा, आपका सारा क्लोज टेस्ट बस मुझ पे छोड़ दो आप. हैव फेथ इन मी. यस, गुड आफ्टरनून. लव यू टू. चलो, लेट अस स्टार्ट. टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे मुद्दे पे आते हैं. ओके, क्योंकि वी आर हियर टू स्टडी. अब हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. जैसे कि आपको पता है, अब सीजीएल के सारे एग्जाम स्ट्रीमलाइंड होने वाले. टाइम नहीं वेस्ट करना है. चलो आ जाओ. जैसा कि हमारा बैच है इंग्लिश में, ये जो बैच है, ओके, हाँ, एंड एक दो चीज़ और. सिंस इंग्लिश इज अ थिंग टू बी स्टडीड इन इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए. बट आप स्टूडेंट्स के डिमांड पे नो डाउट टीचर को बायलिंगुअल करना ही होता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है. आपका बैच होगा बायलिंगुअल. बट मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश करना है कि टीचर से ज़्यादा इंग्लिश सुनना है. जितना, ये एक लैंग्वेज है, जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा समझोगे. आप खुद फील करोगे. ठीक है, यू विल फील कि आप खुद फील करोगे कि जितना ज़्यादा सुनोगे ना उतना ज़्यादा समझोगे. और आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट में, पैसेज में, तो वोकैब बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा. बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ इंग्लिश बोल के चली जाऊंगी. इंग्लिश तो बोलूंगी, बट आपकी सुविधा के लिए हमारा बैच बायलिंगुअल होगा. ओके, मुझे पता है आपका प्रॉब्लम क्या क्या है. मैं पहले, चलो अब देख लेते हैं, बैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ये जो हमारा बैच है, दिस इज प्री प्लस मेंस. प्री और मेंस का बैच है. और आई अश्योर यू पीपल, बैच जब खत्म होगा आप मुझे खुद आके बोलोगे कि मैम फिर से मेंस करने की जरूरत नहीं. अभी मैं आपको दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ. दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बता देती हूँ. देखो, प्री प्लस मेंस. प्री में अभी आज मैं आपका एक टॉपिक शुरू करूंगी. ठीक है, बैच के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे. आज मैं आपका एक टॉपिक शुरू करूंगी, दैट इज वर्ब. और वर्ब टॉपिक को मैं क्यों शुरू कर रही हूँ ये मैं बताऊंगी, हम आगे डिस्कस करेंगे. और अभी रिसेंटली मेरा एक बैच मेंस का दूसरे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुआ है, और यहां मैं आपको प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ाऊंगी. ठीक है, आप खुद डिफरेंस फील कर सकते हो. आपको डेमो वीडियो आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा. एक अभी रिसेंटली बैच मैंने मेंस का अनाउंस किया है दूसरे प्लेटफॉर्म में, और आपके हमारे करियरविल पे तो मेंस और प्री और मेंस दोनों का बैच है. एंड व्हाट आई हैव डन, मैंने दोनों जगह वर्ब टॉपिक से ही शुरू किया है. दोनों जगह वर्ब टॉपिक से ही शुरू किया. बट आप खुद फील करोगे, आप थोड़ा सा डेमो वीडियो देखोगे ना मेंस वाला, यहाँ मैंने वर्ब को एक डिफरेंट लेवल से शुरू किया है. लेकिन आपके बैच में वर्ब एक डिफरेंट लेवल से शुरू होगा.
ओके जो प्री प्लस मेंस वाला बैच है उसमें वर्ब का लेवल एक दूसरा ही रहेगा। आज मैं जो आपको वर्ब में पढ़ाऊंगी, ओके द थिंग दैट आई विल बी टीचिंग टुडे इन दिस चैप्टर वर्ब, आप खुद फील करोगे। जो मेंस वाला वीडियो देखोगे तो उसमें आपको लगेगा कि मैम ने तो यहाँ दूसरे तरह से पढ़ाया, दूसरे लेवल से ले गई हूँ। इसलिए क्योंकि ये बच्चे मेंस वाले इनके पास अभी 2 मंथ्स का टाइम है। बट हमारा ये जो बैच है प्री प्लस जो मेंस का बैच है ये तो 3 to 3.5 मंथ्स का बैच है, तो इसमें हमारे पास टाइम है। तो इसमें, और इस बैच का नाम ही है प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच है, तो इसमें मुझे ये सोच के पढ़ाना है वर्ब ना, कि बच्चों को वर्ब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट मेंस में थोड़ा है, चलो मेंस तक पहुंचे हो तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। अब ये बैच में क्या करना है कि मैं आपका बैच बेसिक से तो स्टार्ट करूंगी, प्री से, बट लेवल तो हमें यहाँ तक ले जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको मेंस फेस करना है। ठीक है, मेंस क्लियर होगा तभी आपको जॉब मिलने वाली है। अच्छा फी कम कर दीजिए, चलो बाद में बात करते हैं टॉप रैंकर पे। यस, ये देखो, ठीक है, अब खुद दोनों बैच को कंपेयर करना। मेंस में मैंने अलग पढ़ाया है थोड़ा वर्ब का, और प्री और मेंस में हम अलग ढंग से स्टार्ट करेंगे। और ये जो बैच है, ये हमारा जो बैच होगा ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। विल स्टार्ट फ्रॉम प्री एंड देन ग्रेजुअली फर्स्ट डे मैं आपको बहुत बेसिक से करवाऊंगी और बताते जाऊंगी कि कहाँ कहाँ इस बेसिक का यूज होगा, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आज का क्लास करोगे और आप 3rd क्लास या 4th क्लास करोगे, आप देखोगे धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा। क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें तो अपना लेवल, एग्जाम का लेवल ले जाना है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी पढ़ के छोड़ देना है। और व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि बहुत सारे इस बैच में हमें पीडीएफ्स यूज करने हैं। कभी कभी क्या होता है कि टीचर ग्रामर पढ़ाने में इतने खो जाते हैं कि कभी कभी वोकैब, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन सब नहीं सॉल्व हो पाता है, लेकिन ज़्यादा पीडीएफ्स में ग्रामर में यूज़ करूंगी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है। यस, ये बैच सीडीएस के लिए भी है, सीडीएस का भी सिलेबस सेम है, ओनली डिफरेंस है सीडीएस में हमारे 120 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स है, और सीडीएस में थोड़ा सा सेंटेंस अरेंजमेंट ज़्यादा आता है। ठीक है, ओके, चलो आज ओके, अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं बैच का। प्री प्लस मेंस है, ये सोच के पढ़ना है कि, ये सोच के पढ़ना क्या है, मैं ये सोच के पढ़ाऊंगी कि सपोज आपने लाइफ में कभी वर्ब नहीं भी पढ़ा है बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। नो नीड टू वरी, हैव फेथ इन मी, मुझे तो आप लोग पे पूरा विश्वास है। ठीक है, दिस इज फॉर बैंकिंग एग्जाम्स ऑल्सो, बट वॉट आई ट्राई एट द एंड ऑफ द बैच, मैं आपको बैंकिंग का कुछ अलग से कॉम्प्रीहेंशन करवा दूँ। वी आर पुअर स्टूडेंट्स, ओके ओके, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाँ, ये जो हमारा बैच है, मैंने बोला कि ये हमारा बैच चलेगा मंडे से फ्राइडे चलेगा। ओके, मंडे से फ्राइडे 5 days इन अ वीक का बैच है, एंड दिस इज फ्रॉम 3 to 4:30। मैं समझ सकती हूँ समर सीजन है, सोने का टाइम है, बट सोना नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना है। मुझे पता है एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो फिर सोओगे नहीं आप। डाउट का भी सेशंस हम रखेंगे। वैसे तो मैंने अपने ऑफलाइन कोचिंग में तो एक दिन डाउट सेशन ही बनाए हैं, वो क्या आप कॉम्प्रीहेंशन सब होगा, नो नीड टू वरी। ठीक है चलो आ जाओ। 3 to 4:30 चलेगा मंडे से फ्राइडे, 1.5 घंटे की बैच होगी। पहले मैं क्या करती थी, जहां भी ऑनलाइन पढ़ाती थी या ऑफलाइन भी, बच्चों को लिखवाती थी, लेकिन अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स, लेकिन अब मुझे क्या करना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पीडीएफ्स दूंगी। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमें 2 तरीके से पढ़ना है, 2 तरीके से। एक तो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब व्यूवर्स हो, यूट्यूब चैनल देखते हो इंग्लिश विद रानी मैम, तो वहां मैंने अगर सबसे ज्यादा वर्क किया है तो वो है वोकैब पे। वोकैब को रूट वर्ड से भी पढ़ाया है, सारा पीडीएफ्स वगैरह आपको मिलेगा। कॉम्प्रीहेंशन एंड ऑल में यू नो ऑफलाइन कौन सी कोचिंग है, यूनिक क्लासेस है। मुझे पता है कि स्कूल टाइम में कुछ नहीं पढ़ा होता तो आज यहाँ कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, केवल इसमें ग्रामर होगा। ये ग्रामर का बैच नहीं है, मैंने पहले भी बताया, इसमें ग्रामर भी है, साथ में पूरा वोकैब है, यू हैव कॉम्प्रीहेंशन, यू हैव PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब होगा। ठीक है, मुझ पे भरोसा करो भाई, मुझ पे थोड़ा सा भरोसा करो। अब मुझे सीधा मुद्दे पे आने दो। ठीक है, अब सीधा बाद में, वो सब चीजें बाद में होगी। ठीक है, पीडीएफ्स वगैरह अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब क्या करना है। देखो 2-3 चीजें ध्यान रखना है। व्हाट आई हैव फाउंड फॉर द लास्ट 3 to 4 years,
आप स्टूडेंट्स इसे अदरवाइज नहीं लोगे कि कभी कभी टीचर क्या करते हैं, अपने आप को बदल देते हैं स्टूडेंट के अनुसार। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वही टीचर पढ़ाते हैं, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं बदलूंगी आपको अपने अनुसार का मतलब है एग्जाम के अनुसार। ये नहीं सोचना कि मैं कुछ इजी पढ़ा के चली जाऊं, आपको अच्छा लगा रही मैम ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, बट जब आप एग्जाम फेस करने जाओगे देन आप बोलोगे कि इन्होंने तो हमारा टाइम वेस्ट किया, जो पढ़ाया एग्जाम्स में नहीं आया। तो एंटायरली वी विल बी स्टडिंग हियर एंटायरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और आई थिंक जैसे आप बच्चे कोई किताब नहीं लेनी है, कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक दो चीज़ थोड़ा सा आप बच्चे मुझे रिस्पॉन्ड करना, मेनली आप यहाँ इंग्लिश पढ़ने किस लिए आए हो? ईमानदारी से क्या है? नो, this batch is not for me. This batch is pre plus means, but this is not for this means, because this means में तो अभी हमारे पास टाइम कम है। नो डाउट दिस बैच इज सोनली फॉर प्री मेंस, दोनों के लिए, लेकिन ये अगले वाले मेंस के लिए। इस मेंस में आप थोड़ा समझ सकते हो, अब टाइम बहुत कम है तो अभी तो मैं तो ये प्री टारगेट और मेंस को दोनों को लेके जाऊंगी, तो बहुत बेसिक से कवर करूंगी। अच्छा, पूरा भरोसा है मुझ पे, थैंक यू फॉर योर भरोसा। चलो स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक सब स्टूडेंट्स जो यहाँ इंग्लिश पढ़ने आए हैं ना, सबका हाँ देखो बस एक ही मकसद है कि मैम जैसे भी करके एग्जाम निकलवा दो, उसके बाद फिर इंग्लिश की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ओके, लाइफ में कहीं ना कहीं काम देगा, बट ठीक है मैं समझ सकती हूँ ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको परेशान करता है, तो उसके लिए नो नीड टू वरी। ओके चलो, अब देखो, अब आप अपने कमेंट्स बंद करो, ठीक है? अब अपने कमेंट्स देना बंद करो, अब सीधा बोर्ड पे ध्यान दो। फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग? आई बिलोंग टू इंडिया। ओके, आई बिलोंग टू करियरविल, मुखर्जी नगर, इंडिया। ओके चलो, अब अपना बंद करो सारा कमेंट्स, अब ध्यान दो। आज का टॉपिक मैंने चुना है, हम धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे। वो कैप कैसे होगा, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, और 1.5 घंटे की क्लास में आपको पहले ही पीडीएफ मिल जाएगा। फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स वी विल डू वोकैब। ओके, वोकैब के साथ किसी दिन कॉम्बिनेशन में क्लोज टेस्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट का मैंने यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे टेक्निक्स बताए हैं, कैसे आंसर को एक्यूरेट करते हैं, तो थोड़ा वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, रानी मैम मुखर्जी नगर की शान है, माय गॉड, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो मुझे पहली बार मिल रहा है, एंड वेरी थैंकफुल टू करियरविल। ओके चलो, अब स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे पता है, अगर आपको सब आता तो आप यहाँ पे मेरी जगह खड़े होते। सिलेक्शन चाहिए, मुझे सब पता है। पहला दिन आते हैं ना तो ये बोलते हैं कि मुझे नॉलेज चाहिए, दूसरे दिन सब बोलेंगे मुझे नॉलेज वॉलेज नहीं चाहिए मैम, सीधा कुछ भी करो, एग्जाम निकल जाए, अच्छा नंबर आ जाए, फिर काम हो जाएगा। चलो अब आ जाओ। वर्ब, मैंने पहला टॉपिक, अब सब ध्यान से सुनोगे, अब मैं कमेंट्स भी नहीं देखूंगी। मैंने पहला टॉपिक वर्ब क्यों चुना? What I have felt, पर्सनली मैंने क्या फील किया है कि मैंने जब लास्ट का 2016 का पेपर, 17 का पेपर, ठीक है, इनफैक्ट 15, ठीक है 18 में तो हमारा एग्जाम्स हुआ नहीं, ये सब का जब पेपर उठा के देखा मैंने, तो देखा कि ग्रामर में मेजॉरिटी एरर्स या इंप्रूवमेंट वाला पार्ट, मैक्सिमम ग्रामर कहाँ से आ रहा है? मैक्सिमम ग्रामर का पार्ट इज फ्रॉम वर्ब चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, जैसे आपको लगेगा कि मैम ने पहला टॉपिक वर्ब खतरनाक, इतना वास्ट, इतना इलेबोरेट टॉपिक क्यों चुना? कोई भी टॉपिक खतरनाक नहीं होता है, बट देखना है कि उसका वेटेज कितना है। व्हाट आई पर्सनली फील, जो आप लाइफ का पहला टॉपिक पढ़ते हो उसे बहुत जोश में पढ़ते हो, तो मैंने वर्ब को इसलिए चुना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट 3 साल में इससे बहुत ज़्यादा एरर्स आए, इसीलिए मैंने वर्ब को चुना है, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा वर्ब का बेसिक जाते हैं, और आपको अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा किसी भी तरह मेरे सिलेक्शन करवा दो कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ब बहुत वास्ट टॉपिक है। ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा? एक तो वर्ब अपने आप में एक बहुत लेंदी टॉपिक है, ये वर्ब आपको हेल्प करेगा सब्जेक्ट वर्ब में, सब्जेक्ट वर्ब में भी वर्ब जुड़ा हुआ है, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन टैग में, ठीक है? दिस वर्ब विल हेल्प यू इन सब्जेक्ट वर्ब, दिस विल हेल्प यू इन क्वेश्चन टैग, दिस विल हेल्प यू इन एडवर्ब। वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। फिर आपको लगेगा एडजेक्टिव, अब आपके दिमाग में आएगा कि वर्ब एडजेक्टिव में कैसे हेल्प करेगा,
कि वर्ब का रोल एडजेक्टिव में क्या है। तो वर्ब, आजकल जो एग्जामिनेशन, जो पेपर सेटर है ना, वो बहुत चालाक हो गए। वो क्या कर रहे हैं ना कि 10 तरह का एरर नहीं पूछ रहे, एक ही क्वेश्चन में 2-3 एरर जोड़ के पूछ दे रहे। अब आपके दिमाग में आ रहा कि मैम एडजेक्टिव वर्ब से कैसे जुड़ा है, और इससे बहुत सारे एरर्स आए। कभी कभी वर्ब भी एडजेक्टिव का काम करता है, ये मैं आपको बताऊंगी। वर्ब के जैसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ना, उसमें से V3 फॉर्म और V4 एडजेक्टिव का काम करेगा। परेशान नहीं होना है कि ये मैम V3 और V4 क्या होता है, ये मैं आपका सब क्लियर करूंगी। बट अभी बस इतना ध्यान रखो कि कहीं ना कहीं वर्ब का रिश्ता एडजेक्टिव से भी है, एडवर्ब से भी है, क्वेश्चन टैग से भी है, सब्जेक्ट वर्ब से भी है, और कहीं टेंस से तो है ही। सेंटेंस का वर्ब ही उसका टेंस डिसाइड करता है, तो टेंस से भी है। कहीं ना कहीं क्या, बहुत ज़्यादा वॉइस, जो आपका वॉइस और नरेशन है आपके एग्जाम में, मेंस में, खास करके मेंस में आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है। 20 मार्क्स फ्रॉम वॉइस एंड 27 मार्क्स फ्रॉम नरेशन, तो मोर और लेस 45 to 47 वेटेज होता है। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम नो डाउट वर्ब में इसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अभी क्या देखा मैंने कि अलग अलग तो पूछ ही रहे हैं, बट कई बार हमारे एरर में भी नरेशन और वॉइस का एरर डाल दे रहे। ठीक है, तो वो भी हमें देखना है। ठीक है, अच्छा मेरा भी नाम ले लो। यस, वेलकम राजकुमार, कानपुर से। वेलकम वेलकम। हिंदी में बोलो, माय गॉड, ये मैं कौन से भाषा में बोल रही हूँ भाई? हिंदी में ही बोल रही हूँ। ठीक है, हिंदी मैक्सिमम, मैं तो हिंदी यूज कर रही हूँ। वर्ब ऑल टॉपिक्स को रिलेट करता है। यस यस, यू विल श्योरली क्वालिफाई इफ यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे। क्यों नहीं क्वालिफाई करोगे? हैंड रिटन भी मिलेगा, पीडीएफ्स भी मिलेंगे आपको। हैंड रिटन तो यहाँ पे लिखना है, थोड़ी मेहनत करनी है। चलो आ जाओ। वर्ब टॉपिक जो है हमारा क्वेश्चन टैग से भी रिलेटेड है, सब्जेक्ट वर्ब से भी है, एडवर्ब से भी है, एडजेक्टिव से भी है, फिर हमारा एक इन्वर्जन पार्ट है, ये भी रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इधर मैंने मेंस का पेपर देखा। मेंस के पेपर में, अगर आप 2017 का मेंस जो हमारे 18 में हुआ था, अगर किसी ने मेंस दिया हो या मेंस का पेपर देखा हो, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे ना कि एक वर्ब का पैरेललिज्म बहुत सारे बच्चे पढ़े नहीं होंगे, लेकिन मैंने व्हाट आई हैव फेल्ट कि वर्ब से करीब 20% जो एरर पूछा गया है, वर्ब को किससे जोड़ दिया है? पैरेललिज्म से। तो ये सब हम करेंगे, ठीक है, नो नीड टू वरी। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, यस हेलो सुमित, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये पैरेललिज्म होता क्या है, ये इन्वर्जन होता क्या है, ये सब मैं करवाऊंगी। ठीक है, बस मुझे अभी बताना था कि वर्ब में पहला टॉपिक मैंने वर्ब क्यों चुना, वर्ब को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि वर्ब एक बहुत वास्ट टॉपिक है। और व्हाट आई हैव फेल्ट कि अबाउट 30 to 40% क्वेश्चन अगर ग्रामर से उन्हें पूछने का मन हो रहा है, दैट इज फ्रॉम वर्ब। बहुत चालाकी से वर्ब को वो इन सारे टॉपिक से लिंक कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हम, अभी तो मैंने बता दिया, ये तो हमारा सारा प्री का रहेगा। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ ना कि मैक्सिमम बच्चे ये काम नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे ग्रामर का स्पेलिंग ER लिख देते हैं। ER नहीं होता है, ग्रामर का स्पेलिंग इज AR। ठीक है, ग्रामर का स्पेलिंग AR। और दूसरा गलती बच्चे क्या करते हैं, मैम मैम करते रहेंगे और मैम का स्पेलिंग ये लिखेंगे। ये नहीं लिखना है, ठीक है, मैम का स्पेलिंग ये नहीं लिखना है। मैम मैम का स्पेलिंग ये मेम हो गया। मेम करना मतलब किसी को अपंग करना। ठीक है, किसी को इंजर करना, किसी का मूवमेंट बाधित करना, किसी को अपंग करना। तो गलती से भी मुझे अपंग नहीं करना है। ठीक है, सही स्पेलिंग लिखो। ओके, चलो अब एक बार मुझे रिस्पॉन्ड कर दो। अब मैं शुरू करूं वर्ब का बहुत बेसिक से। चलो बताओ मुझे, एक बार फटाफट रिस्पॉन्ड कर दो। शुड आई स्टार्ट वर्ब? टाइटन योर सीट बेल्ट एंड गेट रेडी फॉर द टेक ऑफ। चलो मेरा नाम ले लो। ये कोई नहीं बोलेगा, कोई भी बिल्कुल नहीं बोलेगा कि मैम मुझे बेसिक आता है, एडवांस करवाओ, मैम मुझे एडवांस आता है। ये सब कुछ नहीं बोलना है, बस मुझ पे छोड़ दो। मुझे पता है आपको कैसे पढ़ाना और कैसे कैसे लेवल ऊपर बढ़ाना है। ठीक है, चलो अब आप यस, अपने बच्चों ने रिस्पॉन्ड कर दिया और अपने कमेंट्स भी बंद कर दो अब। नाउ लेट अस स्टार्ट वर्ब। वर्ब जिसे हिंदी में अब क्रिया बोलते हैं, ये तो सबको पता है, वर्ब को क्रिया बोलते हैं। चलो मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज अ वर्ब, क्या रिस्पॉन्ड करोगे?
सब स्टेनो सब एग्जाम के लिए. This batch, what I mean to say, this batch is for SSC, this batch is for banking, this is for NDA, this is also for CDS. Okay, comprising all these courses. Okay? This batch covers all these courses. No need to worry. हाँ चलो मुझे बताओ, व्हाट इज अ वर्ब? रिस्पॉन्ड करो, अब अपने अननेसेसरी कमेंट्स देना बंद करो. हाँ, एक ने बोला वर्ब इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू डिनोट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट. नो डाउट, चलो ठीक है. थोड़ा सा आपने आंसर तो सही दिया, बट लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया. चलो अब हम प्री लेवल से थोड़ा करते हैं. चलो, व्हाट इज अ वर्ब? अगर जूनियर क्लासेस में आपको क्या बता दिया जाता है, और सही भी है, व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. ठीक है, जहां भी एक्शन हो रहा है, जहां भी कोई काम हो रहा है, वो वर्ब है. ठीक है, वो भी डेफिनेशन सही है. ठीक है, वो भी सभी डेफिनेशन सही है, बट ऐसा नहीं है कि हर जगह जहां एक्शन होगा, हर जगह जहां क्रिया होगी वहीं पे वर्ब होगा. कभी कभी हमारे सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट या कोई वर्क नहीं हो रहा है, फिर भी हमारे पास वर्ब होता है. ठीक है, जैसे बच्चों ने बोला मेन वर्ब इज टाइम विच कैरीज टेंस. ये सब कौन कौन सा डेफिनेशन बता रहे हो सब? ये दो एकदम छोटे में. व्हाट इज वर्ब? वर्ब इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट. बहुत बेसिक से जा रही हूं मैं, धीरे धीरे हम अपनी लेवल को आगे बढ़ाएंगे. वर्ब एक ऐसा वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं. क्रिया क्या करता है? क्रिया ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताता है. और एक दो चीज ध्यान रखो, किसी भी वाक्य को हम बिना वर्ब के इमेजिन कर ही नहीं सकते. किसी भी वाक्य में वर्ब का आना जरूरी है. सब्जेक्ट और वर्ब आता ही है. ओके, सेंटेंस में एक कर्ता होता है और दूसरा क्रिया. कोई भी वाक्य को मीनिंगफुल होने के लिए उसमें एक कर्ता और क्रिया का आना जरूरी है. और वर्ब इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार वाक्य में कर्ता नहीं हो, लेकिन कर्ता नहीं भी होता है, बट क्रिया ना हो, ये हो नहीं सकता है. कई बार हमारे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सीधा वर्ब से स्टार्ट होता है. जैसे मैंने बोला, देखो गो देयर मतलब वहां जाओ. गो क्या है? वर्ब है. तो कई बार हमारा सेंटेंस वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है. कई बार हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई कर्ता नहीं होता है. कई बार सेंटेंस वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है. तो कभी कभी सेंटेंस में कर्ता नहीं भी हो सकता है, बट क्रिया ऐसा ना हो कि क्रिया ना होगा, क्रिया का होना जरूरी है. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब क्या होता है, व्हाट इज अ वर्ब? A verb tells us about the subject. Verb एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में, जो वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में बताता है. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट में वो वाला सब्जेक्ट मत समझ लेना, इंग्लिश मैथ्स वाला सब्जेक्ट. यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इन हिंदी इज नोन एज कर्ता. वर्ब क्या होता है? क्रिया क्या होता है? जो कर्ता के बारे में बताता है. और याद रखना है कि किसी भी वर्ड को कर्ता बनने के लिए, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, एक स्टेप बस हमने यहां पे क्या सीखा. वर्ब क्या बताता है? वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है. अब आपके दिमाग में आएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट इज कर्ता. और कर्ता क्या है? किसी भी वर्ड को कर्ता बनने के लिए, डूअर बनने के लिए क्या होना है? किसी भी वर्ड को डूअर बनने के लिए क्या होना है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन. हमारे सेंटेंस का जो डूअर है, या तो वो नाउन हो सकता है या तो वो प्रोनाउन हो सकता है. और नाउन में भी क्या किया? नाउन में जैसे आपको पता है कोई पर्सन हो सकता है या कोई थिंग भी हो सकता है. वैसे मैं डिटेल में करूंगी. पर्सन और थिंग के अलावा नाउन, प्लेस, फीलिंग सबके लिए यूज होता है. ठीक है, तो अब देखो, अब थोड़ा सा हम अपने डेफिनेशन को और भी इलैबोरेट कर सकते हैं कि वर्ब क्या होता है. वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है. और सब्जेक्ट क्या है? कोई पर्सन और थिंग. तो इसका मतलब है कि वर्ब क्या बताता है? वर्ब टेल्स अस अबाउट, मैंने सब्जेक्ट ना लिख के क्या लिख दिया? पर्सन और थिंग. थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन को और भी इजी कर दिया. वर्ब किसके बारे में बताता है? किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्यक्ति और चीज के बारे में क्या बताता है. ये क्या बताता है व्यक्ति और चीज के बारे में? दो चीज बताता है. एक तो बताता है कि व्यक्ति या चीज ने, किसी व्यक्ति या किसी चीज ने क्या किया, या किसी व्यक्ति या चीज के साथ क्या हुआ पैसिव में, या
किसी व्यक्ति का स्टेट, किसी व्यक्ति या वस्तु का स्टेट भी बताता है, ठीक है। क्या सब्जेक्ट इज डूअर, सीजीएल के लिए नहीं है, अभी बोला मैंने ये सारे बैच के लिए, ठीक है। वर्ब क्या बताता है, हाँ वर्ब बताता, वर्ब टेल्स अस अबाउट अ पर्सन और थिंग। वर्ब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या बताता है। दो चीज मेन बताता है कि व्यक्ति या वस्तु ने क्या किया। एक तो बताता है व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज मतलब, पर्सन मतलब व्यक्ति या वस्तु ने क्या किया, और व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, देखना इज, और यहां पे मैंने डज लिखा। ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसी के बेसिस पे अभी मैं और भी चीजें बना रही हूं। ओके चलो मुझे बताओ यहां तक समझ में आ रहा है? सब एग्जाम्स के लिए, स्टेट एग्जाम्स के लिए भी रेलिवेंट। ओके अभी तक हमने क्या सीखा? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। तो थोड़ा सा हम और डिटेल कर लेते हैं कि वर्ब किसके बारे में बताता है, पर्सन या थिंग के बारे में। अब आपके दिमाग में आएगा कि पर्सन और थिंग के बारे में क्या बताता है। दो चीज बताता है कि पर्सन या थिंग ने क्या किया, या पर्सन और थिंग क्या है, उनका उनका स्टेट बताता है, अवस्था, ठीक है। यहां पे वो स्टेट बता रहा है, और पर्सन या थिंग ने क्या किया तो यहां पे वो एक्शन बताता है। यहाँ पे पर्सन और थिंग ने क्या किया, क्या किया मतलब कोई काम किया, कोई एक्शन हुआ, और यहाँ पे पर्सन या थिंग ने कुछ किया नहीं, पर्सन और थिंग की अवस्था बताई जा रही है, तो स्टेट है। तो कलेक्टिवली स्पीकिंग वर्ब क्या बताता है, वर्ब स्टेट भी बता सकता है, वर्ब एक्शन भी बता सकता है। अभी मैं दोनों को क्लियर कर रही हूं थ्रू एग्जाम्पल, ठीक है। चलो बताओ मुझे यहां तक क्लियर हो रहा है? मैं एग्जाम्पल पे चलूं, एक बार रिस्पॉन्ड करो। सीपीओ के लिए भी है, एक बार रिस्पॉन्ड कर दो, फिर मैं आगे लिख रही हूं। और यस, देर इज नो एसी इन द स्टूडियो। एसी काम कर रहा है ना? एसी कौन सा? ये हाँ मैं अभी सब बताऊंगी, गिव मी टाइम। बस अभी हमने एक चीज सीखा है, अब चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि वर्ब क्या बताता है। वर्ब क्या बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु ने क्या किया, तो यहां पे वर्ब एक्शन बता रहा है। और कभी कभी हमारा जो वर्ब है वो स्टेट बताता है। किसी व्यक्ति या वस्तु ने कुछ किया नहीं, किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था बताई जा रही है, ठीक है। और इसी बेसिस पे वर्ब को दो भाग में डिवाइड किया गया है। जब वर्ब स्टेट बताता है, स्टेट का मतलब क्या है, कंडीशन, हिंदी में आप लिख सकते हो अवस्था। जब वर्ब स्टेट बताता है, जब किसी की कंडीशन बता रहा है, यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। और जो वर्ब के थ्रू हमें किसी क्रिया के होने का पता चले, उसे हम बोलते हैं डायनेमिक वर्ब। एक्शन वर्ड्स वाले वर्ब है हमारे डायनेमिक वर्ब। और आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा भी होगा, डायनेमिक मतलब है इन द प्रोसेस ऑफ चेंज, मूव होते रहता है, ठीक है। डायनेमिक मतलब होता है कोई चीज गति में है, मूव हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कहीं काम हो रहा है। और स्टेटिव वर्ब मतलब कि वहां पे कुछ काम नहीं हो रहा, सिंपली स्टेट बताया जा रहा है, ठीक है। तो वर्ब के डेफिनेशन के आधार पे वर्ब को दो भाग में बांटा गया। अभी मैंने क्या बताया कि हमारा वर्ब एक्शन भी बताता है और हमारा वर्ब स्टेट भी बताता है। जहां का वर्ब स्टेट बताता है वहां का वर्ब को क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब, क्योंकि वो स्टेट बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, अवस्था बता रहा है, वहां पे कोई क्रिया नहीं हो रही। और डायनेमिक वर्ब्स किसे बोलते हैं, जहां पे वर्ब एक्शन बताता है। जैसे ये देखो, मैंने लिखा ही रोट द बुक, फिर लिखा मैंने ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम।
फिर लिखा आई कंप्लीटेड माई वर्क yesterday. आई कंप्लीटेड माई वर्क yesterday. अब देखो थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस से, मैं अक्सर अपने क्लास में क्या करती हूँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस से अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं और फिर धीरे धीरे लेंथी सेंटेंसेस लेके हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे. लेवल को बढ़ाएंगे मीन्स प्री टू मेंस लेवल जाएंगे. ठीक है, सेज रूट वर्ड चलेगा. हिंदी हिंदी तो बोल रही हूँ, और कितनी हिंदी चाहिए? ओके, आ जाओ. वर्ब को अभी मैंने 2 भागों में बांटा. वर्ब के परिभाषा, वर्ब के डेफिनेशन के आधार पे वर्ब को 2 भाग में बांटा गया. एक एक्शन बताने वाला वर्ड और एक स्टेट बताने वाला. और स्टेट बताने वाला स्टेटिव वर्ब होता है. एक्शन जहां पे कोई क्रिया हो रही है उसे डायनेमिक वर्ब्स होते हैं. ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूं और इसका यूज कहां होगा साथ साथ बताते जाऊंगी. ही रोट द बुक, उसने बुक लिखी. बुक लिखी इसका मतलब यहां लिखने में कोई क्रिया हुई है ना, तो ये कौन सा वर्ब है? ये एक्शन बताने वाला वर्ब है, एक्शन वर्ड है. ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, वो स्कूल टाइम से जाता है, तो जाना भी तो जा रहा है, स्कूल मूव कर रहा है, तो यहां भी तो एक्शन हो रहा है. आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना वर्क कंप्लीट किया, तो यहां भी अब मैंने अपना वर्क खत्म किया, तो यहां भी हमारा एक्शन हो रहा है. तो ये सारे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है. तो ये सारे कौन से वर्ब्स है? ये सारे एक्शन वर्ब्स है. अब आ जाओ स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब किसे बोलते हैं? जहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिंपली स्थिति, अवस्था, कंडीशन बताया जा रहा है. ये देखो मैंने लिखा आई नो हिम, फिर लिखा ही लाइक्स इंग्लिश, फिर लिखा आई हैव अ बुक. ये सब हमारा स्टेटिव वर्ब है. स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे हमारे कर्ता ने कोई क्रिया नहीं किया, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर रहा है. आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं. ठीक है, मैं उसे जानता हूं और जानने में कोई क्रिया नहीं हो रही. ठीक है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए नो कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है. ही लाइक्स इंग्लिश, उसे इंग्लिश पसंद है. चलो इंग्लिश तो बहुत कम ही लोग को पसंद होता है. बड़ा इंग्लिश पसंद करना होगा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर कट ऑफ. और मेंस में तो बहुत खूबसूरत इंग्लिश दिया था इन्होंने, बट बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना. सॉरी, प्री में तो नॉट मेंस, प्री में तो इजी वाली इंग्लिश दी थी, बट मेंस में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. बट आई पर्सनली फील कि लेवल बढ़ेगा. ठीक है, लेवल बढ़ेगा. मैम इन लोगों को हमें ज़्यादा हिंदी नहीं करना है. फिर एक ने भेजा, मैम अपना प्रोफाइल बताइए. बस मैं एक ही चीज बोलूंगी आपको. ठीक है, मेरा प्रोफाइल जानने के लिए आप मुझसे आना मुखर्जी नगर मिलने. बस एक ही चीज आपको बोलूंगी, आई एम नॉट अ टीचर बाय चांस, आई एम अ टीचर बाय चॉइस. ठीक है, अपने चॉइस से. ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकला तो टीचर बन गई हूं. टीचिंग इज माई पैशन. ठीक है, इसे डायनेमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है. यहाँ पे एक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको डायनेमिक वर्ब बोलते हैं. अभी हम बहुत बेसिक से जाएंगे, नो नीड टू वरी. आई नो हिम, ठीक है, मैं उसे जानती हूँ. यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है, जानना कोई क्रिया नहीं है. तो ये नो हमारा कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है. ही लाइक्स इंग्लिश, उसे इंग्लिश पसंद है, और लाइक में भी तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो लाइक भी स्टेटिव वर्ब है. आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, तो यहाँ तो हैव पोजेशन बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है, मालिकाना अधिकार बता रहा है. तो यहाँ का हैव में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ का हैव स्टेटिव वर्ब. ओके, तो स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता है, बट हमारा डायनेमिक वर्ब्स जो है, एक्शन वाले वर्ड्स है, उसमें एक्शन होता है. ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया. ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया कि ये स्टेटिव वर्ब, इसलिए बताया कि आगे जाके इसका यूज मैं आपका करूंगी टेंस में. इसका टेंस में यूज कैसे होते हैं कि कुछ जो स्टेटिव, बाकी सारे वर्ब का तो आईएनजी फॉर्म बनता है. ठीक है, अभी तो मैंने स्टेटिव वर्ब का थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया. ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल दे दिया, बट आगे जाके हम जब टेंस पढ़ने लगेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है. जैसे रीड का तो बनता है. रीड में रीड कौन सा वर्ब है? रीड हमारा एक्शन वाला वर्ड है, डायनेमिक वर्ब है, तो रीड का रीडिंग होता है. ठीक है, टीच का टीचिंग होता है.
सबका आईएनजी बनता है, बट जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। जब मैं आपको टेंस पढ़ाने लगूंगी तो मैं बोलूंगी कि ये सारे स्टेटिव वर्ब्स है, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। तब आप उस समय क्वेश्चन करोगे ना कि मैम स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है। स्टेटिव वर्ब्स वो होता है जहाँ पे एक्शन नहीं होता है, स्टेट बताता है। जैसे नो का आईएनजी नहीं होता है, आई एम नोइंग हिम। जैसे नोइंग कोई क्रिया नहीं है कि आप लगातार कर रहे हो। ही इज लाइकिंग इंग्लिश, इसका भी आईएनजी नहीं बनता है, ठीक है, इसका भी आईएनजी नहीं बनता है। बट वहां पे मैं कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी करूंगी जो अभी नहीं करेंगे, अभी जब वो ज्यादा एडवांस हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम मैंने तो हैविंग वर्ड सुना है, ठीक है आपने सुना है, बट हम उस समय पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, पहले मुझे एक बार रिस्पॉन्ड करो, इतना क्लियर है, फिर मैं जाती हूं आगे। ईट का आईएनजी होता है, ईट का आईएनजी होता है, ईटिंग। आपको डिसाइड करना है कब कौन सा वर्ड डायनेमिक है। अभी अभी देखो मैं आपको दे रही हूं कुछ सेंटेंसेस। पहले मुझे बताओ, इतना क्लियर है कि एक्शन वाला वर्ब कौन है और स्टेटिव वाला वर्ब कौन है? पहले मुझे बताओ। एक्शन वाला वर्ड जहां पे कोई क्रिया हो रही है एक्शन है, और जहां पे कोई क्रिया नहीं हो रही है वो स्टेटिव वर्ब है। अभी तो मैंने आपको वर्ब को दो भागों में बांटा, इंग्लिश से डरना नहीं है। मैंने अभी आपको वर्ब को दो भाग में बांट के दिखाया, कौन कौन सा, एक्शन और स्टेटिव। वर्ब के फंक्शन के आधार पे, वो तो मैंने वर्ब के एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पे वर्ब को दो भाग में बांटा था। अब मैं वर्ब के फंक्शन के आधार पे उसको और दो भाग में बांटूंगी। एक होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, एक हमारा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक, ठीक है, सहायक क्रिया। और ऑक्सिलरी भी बोल सकते हो, हेल्पिंग भी बोल सकते हो, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और एक वर्ब का और है, दैट इज मेन वर्ब। वर्ब को हम बहुत सारे कैटेगरी में बांट सकते हैं, और देखना है कि हम वर्ब को जो दो कैटेगरी में बांट रहे हैं किसके आधार पे। पहले वाला तो दो भागों में बांटा गया था, किसके आधार पे? वो उसके डेफिनेशन के आधार पे। अब उसके काम के आधार पे, फंक्शन के आधार पे वर्ब को अगेन दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया है, और एक मुख्य क्रिया है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस, आप देख लो। मैंने बोला ही इज इल, और देन मैंने बोला ही इज डूइंग द वर्क। वो तो आपको सेंटेंस देख के पता लगाना है कि कहाँ मेन वर्ब है और कहाँ पे ऑक्सिलरी, ठीक है। वो सब हम बाद में करेंगे, जैसे लिंकिंग वर्ब, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स, वो सब हम बाद में कर लेंगे। ये देखो, यहां ही है, ही हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। और इज क्या है? इज वर्ब है। और इल क्या है? इल एक बार मुझे बताना, इल क्या है? इल बताना। मैंने आपको पहले भी बोला है कि वर्ब एकदम बैच बेसिक से जाएगा। इल हमारा एडजेक्टिव है। कैसे पता चलेगा कि कोई भी वर्ड, वो हमारा जब बैच आगे बढ़ेगा तो मैं एक आपको ऐसा फंडामेंटल का क्लास लूंगी जहां पे वेर आई टीच यू कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होता है, कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, उसका हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, ही इज इल, वह बीमार है। ये इल किसकी विशेषता बता रहा है? ही की। और ही क्या है? प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, ठीक है। नहीं, हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इल बीमार है। वो तो मुझे भी पता है इल बीमार है, मुझे भी पता है कि इल बीमार है, बट बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इल ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस क्या से बनता है? जैसे हमारा एक सेंटेंस होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है। ये हमारा हो गया कर्ता, ये हमारा हो गया क्रिया, और ये कर्म। कर्ता कोई काम करता है, ठीक है, सब्जेक्ट कोई काम क्रिया करता है, और उस क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको हम कर्म बोलते हैं। कभी कभी हम कर्ता को डूअर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? सब्जेक्ट तो बोलते ही है। जैसे कर्ता को आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हो,
डूअर भी बोल सकते हो, और कर्म क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। या तो आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो या तो इसे रिसीवर भी बोल सकते हो। ओके, तो कर्ता हमारा सब्जेक्ट है और कर्म हमारा ऑब्जेक्ट है। कर्ता को आप डूअर भी बोल दो, कर्म को रिसीवर बोल दो। इसे रिसीवर क्यों बोलते हैं? कर्ता कोई काम करता है, ठीक है, और उसका रिसीवर, उसका इफेक्ट जाके कर्म पे पड़ता है। और ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? कर्ता होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। और कोई भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए भी क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि इफेक्ट किसी व्यक्ति या किसी चीज पे ही जाके पड़ेगा ना, ठीक है। तो किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट होने के लिए भी नाउन या प्रोनाउन। अब बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम ही इज इल, ही इज इल में इल हमारा ऑब्जेक्ट है। इल ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। हमारा ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट इल तो हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ही एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ये जो भारी भरकम वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं सीखना है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का पूरक एडजेक्टिव ही होता है। तो इल हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इल एडजेक्टिव है। ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। बट ये नाउन और प्रोनाउन में से कुछ भी नहीं। हाँ, ही इज इल। अब देखो यहां पे फिर से इज है, ही हमारा सब्जेक्ट है। अब देखो यहां पे दो वर्ब है, ही इज डूइंग द वर्क। यहां पे हमारा दो वर्ब है, ठीक है। यहां पे हमारा दो वर्ब है, एक है इज और एक है डूइंग। जब दो वर्ब है तो डूइंग क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब। और इज क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब। जब भी सेंटेंस में दो वर्ब आ गया, वन इज ऑक्सिलरी एंड द सेकेंड वन इज मेन। अब देखो यहां पे तो एक ही वर्ब था। जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, इसका मतलब है वो मेन वर्ब है। यहां का इज मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और वर्ब में भी कौन सा है? यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मेन वर्ब है। बट यहाँ का इज क्या है? ऑक्सिलरी है। तो वर्ब का दो टाइप्स है, एक ऑक्सिलरी है और एक मेन वर्ब है। और एक वर्ब कभी कभी ऑक्सिलरी का भी काम कर जाता है, कभी कभी मेन का भी काम कर जाता है। ये तो आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है कि कहाँ पे वो ऑक्सिलरी है और कहाँ पे मेन है। यहाँ का इज हमारा मेन था, बट यहाँ का इज हमारा ऑक्सिलरी है, क्योंकि मेन वर्ब हमारा डूइंग हो गया। ओके, चलो गुड, डूइंग इज मेन वर्ब। अब आ जाओ नेक्स्ट वन। मैंने लिखा ही हैज अ बुक एंड देन आई राइट ही हैज रिटन। ओके, देन आई से आई डिड द वर्क। बस मुझे आपको बताना है कि ऑक्सिलरी और मेन में कैसे डिसाइड करोगे कौन सा ऑक्सिलरी है कौन सा मेन है। आई डिड नॉट कम। ही हैज, ही क्या है हमारे सेंटेंस का? सब्जेक्ट। ये क्या है हमारा? वर्ब। और वर्ब में भी बताओ कौन सा वर्ब है? एक्शन तो नहीं हो रहा है, ये स्टेटिव वर्ब है। ओके, और ही हैज रिटन, ही हैज रिटन में एक्शन हो रहा है, ठीक है। यहां उसने लिखने का काम किया। ही क्या है हमारे सेंटेंस का? सब्जेक्ट। और इसमें दो वर्ब है, हैज हमारा ऑक्सिलरी है और ये मेन है। दो वर्ब है तो ये ऑक्सिलरी। अब देखो ये जो हैज है, यहाँ पे हैज किसका काम? यहाँ तो एक ही वर्ब था, और जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो इसका मतलब है वो मेन वर्ब है। यहाँ पे हैज किसका काम कर रहा था? मुख्य क्रिया का। बट यहाँ तो दो वर्ब है, हैज यहाँ ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, ठीक है। अब नीचे वाला आ जाओ, आई डिड द वर्क। आई डिड द वर्क बताना। मैम में अपोस्ट्रोफी क्यों लगा है? माय गॉड, ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म है। देखो ये मैडम, शॉर्ट कर दिया इसको। हाँ, फर्स्ट वाला वेरी गुड। फर्स्ट वाला में हैज इज स्टेटिव वर्ब। अब नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे डिड क्या है और यहाँ पे डिड क्या है? चलो ए और बी डाल दिया। पहला वाला में डिड बताओ क्या है? सब पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, नो नीड टू वरी। हाँ बताना, जो मैं पूछ रही हूं उसका आंसर देना। ये देखो यहाँ ये आई हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट। अब डिड वर्ब है। अब मुझे बताओ कि ये वर्क क्या है? ये वर्क वर्ब है कि नाउन है? ये वर्ब वर्क, जल्दी से बताना। ये वर्क बताना, वर्क।
बेसिक से ही जा रहे हैं। मुझे पता है यहीं पे बच्चे गलती कर बैठेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ये वर्क वर्ब है। ये वर्क वर्ब है ही नहीं, ठीक है, ये वर्क वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके पहले क्या लगा है? द क्या है? द इज आर्टिकल, और आर्टिकल कभी भी वर्ब से पहले नहीं लगता है। आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज बिफोर नाउन। दैट इज वाई मैंने ये सेंटेंस दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ये देखो सेंटेंस, मैंने लिखा दे वर्क एंड देन आई राइट दे डू द वर्क। अगर हम दोनों का हिंदी करते हैं ना, दे वर्क का मतलब क्या है? कि वे काम करते हैं, ठीक है। दे वर्क मतलब वे काम करते हैं, और दे डू द वर्क, इसका भी ट्रांसलेशन वही है, वे काम करते हैं। बट डिफरेंस क्या है? कि ये वर्क का पार्ट ऑफ स्पीच, ये जो वर्क है ये हमारा वर्ब है। दे क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये क्या है? दे सब्जेक्ट है, और डू क्या है? वर्ब है। और ये वर्क को वर्ब बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि वर्ब के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। सो दिस वर्क इज अ नाउन। ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। हाँ, ये देखो, ये जो वर्क है ये मेन वर्ब है। एक ही वर्ब है मतलब मेन वर्ब है, और बट यहाँ का वर्ब तो डू है, वर्क तो नाउन होगा। तो यही मुझे बताना था कि ये जो डिड है ये वर्ब है, ठीक है, और ये जो वर्क है ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। और यहाँ पे एक ही वर्ब है, इसका मतलब है ये मेन वर्ब है। और नीचे वाला डिड देखो, आई डिड नॉट कम, यहाँ पे तो दो वर्ब है, कम मेन वाला है और डिड ऑक्सिलरी है। तो मुझे बस ये बताना था कि हैज मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, हैज ऑक्सिलरी भी। डिड मेन वर्ब भी हो सकता है, डिड ऑक्सिलरी भी हो सकता है। वो तो देखना है कि उस वर्ड को सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया गया, ठीक है। चलो एक बार मुझे बताओ, क्लियर है? ये पार्ट क्लियर है? फिर मैं तीसरे टॉपिक पे, मतलब तीसरे पार्ट पे पहुंचू। जल्दी से बताओ, पहले रिस्पॉन्ड करो। अभी हम लोगों ने वर्ब का दो पार्ट पढ़ा अभी तक, एक तो एक्शन और स्टेटिव, दूसरा पढ़ा मैं हमने ऑक्सिलरी और मेन, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये सब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब लगेगा ना कि अभी कैसे आएगा एग्जाम में इसका एरर। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आपको हेल्प करेगा जब मैं इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगी, जब मैं एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगी, वहां पे ये हेल्प करेगा, ठीक है। हाँ हाँ, ऑक्सिलरी का मतलब भी है सहायक, और हेल्पिंग का मतलब भी सहायक, ठीक है। कितने दिन का कोर्स है? 3 to 3.5 मंथ्स का है। क्रिस्टल क्लियर? चलो ओके। हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें से बहुत सारी बेसिक चीजें क्लियर हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मुझे तो बेसिक से ही ले जाना है। आप बोल रही हूं मैं, आज का बैच देखोगे और थर्ड डे देखोगे, थर्ड डे आपका लेवल और ऊपर रहेगा। चलो अब स्टार्ट कर रही हूं आगे। अब हमने बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पे, पहले तो मैंने वर्ब को दो भागों में बांटा, एक्शन और नॉन एक्शन, ठीक है, उसमें डायनेमिक और स्टेटिव। फिर फंक्शन के आधार पे ऑक्सिलरी और मेन। अब मैं आपको वर्ब के को फिर से बांट रही हूं दो भाग में, एक है ट्रांजिटिव और एक है इंट्रांजिटिव। क्योंकि व्हाट आई वांट कि सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है वर्ब में। अगर बच्चों का वर्ब पार्ट क्लियर नहीं हो ना, तो आगे जाके फिर टेंस भी नहीं समझ में आएगा। तो एकदम वर्ब का छोटा छोटा बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं वर्ब पढ़ाने लगूंगी ना, तब मैं यूज करूंगी। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तब आपको क्लियर होनी चाहिए ना कि आगे ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, ठीक है। और एक है इनट्रांजिटिव वर्ब। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया। और नाम में ही देखो ना, ट्रांजिटिव वर्ब में ही थोड़ा सा नाम आ रहा है, ट्रांस का मतलब ट्रांजिट हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है। जैसे आपने बोला ट्रांजिट हो रहा है मतलब ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर क्या हो रहा है? ट्रांसफर क्या हो रहा है? एक्शन ट्रांसफर हो रहा है। एक्शन ट्रांसफर हो रहा है मतलब, एक्शन ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब क्या है? एक्शन ट्रांसफर हो रहा है डूअर से
रिसीवर तक, ठीक है, डूअर से रिसीवर तक एक्शन ट्रांसफर होना। इसका मतलब है कि काम कोई और कर रहा है, काम सब्जेक्ट कर रहा है और उसका इफेक्ट जाके किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे। इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रांजिटिव वर्ब। आप ऐसे याद कर सकते हो, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिट, ट्रांजिट करना मतलब ट्रांसफर होना। तो यहाँ पे क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है, क्या चीज, कोई सामान ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है हमारा एक्शन, कोई एक्शन ट्रांसफर हो रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है डूअर से रिसीवर तक, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक। जैसे लिखा मैंने, द पियून रैंग द बेल। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पता करने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस जहां पे आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये देखो, द पियून रैंग द बेल। इस सेंटेंस में काम किसने किया, पियून ने। क्या काम, कौन सा काम किया, रिंग करने का। वर्ब कौन सा है यहाँ पे, रैंग। काम किसने किया, पियून ने। पियून हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डूअर है। कौन सी क्रिया की, बेल रिंग की। और इफेक्ट किस पे जाके पड़ा, पियून ने बजाया, रिंग किया, बट बजा तो जाके बेल, इफेक्ट किस पे पड़ा, ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे हमारा एक्शन ट्रांसफर हो रहा है ना, ट्रांसफर किस पे हो रहा है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये रैंग कौन सा वर्ब है, तो ये रैंग हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, रैंग इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो कोई आपसे पूछे कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट लेगा मतलब काम कोई और करेगा, इफेक्ट किसी और पे जाएगा, एक्शन ट्रांसफर होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। ओके, और जो इनट्रांजिटिव है, रूट वर्ड, जब मैं आपको रूट वर्ड करवाने लगूंगी, जैसे रूट वर्ड में ना इन का मतलब होता है नो, ठीक है। रूट वर्ड में इन का मतलब, जैसे प्रेपोजिशन में इन का मतलब में होता है ना, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, स्टूडेंट्स रूम में बैठे हैं। बट जब आप रूट वर्ड पढ़ने लगोगे, इन का मतलब होता है नो। नो का, यहाँ इन का मतलब नो, और ट्रांस का मतलब है नो ट्रांसफर। तो इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जहां पे एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है, वो डूअर तक ही रह जाता है, ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर नहीं होता है। इसका मतलब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। हाँ, हम नॉन फाइनाइट और फाइनाइट भी करेंगे, वो भी मैं बताऊंगी, वो भी एक वर्ब का पार्ट है। तो कोई आपसे पूछे ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिस इज सकर्मक क्रिया। थोड़ा हिंदी का स्पेलिंग रॉन्ग भी हो जाए, माफ कर देना है, ठीक है। और इनट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब इट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं, आप मुझे बताओगे कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नमस्कार, नाउन फाइनाइट, सब विल गेट ऑल दिस। हाँ, लाइव सेशंस नहीं अटेंड कर पाए तो वीडियोस तो मिल जाएंगे, कितनी बार देख सकते हैं, अनलिमिटेड देख सकते हो आप। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं, बस ध्यान रखना है। आप कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं, आप बताओगे कि कहाँ ट्रांजिटिव है और कहाँ इनट्रांजिटिव है, ठीक है। ओके, जहां पे ऑब्जेक्ट ले रहा है वो ट्रांजिटिव है, जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है वो इनट्रांजिटिव है। और दो चीज, यस, एक चीज और याद रखना है, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला कि जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा वो कौन सा वर्ब है, वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। बट ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है और एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। और याद रखना है कि वर्ब को ट्रांजिटिव होने के लिए, वर्ब को सकर्मक होने के लिए कौन वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होता है, वर्ब ट्रांजिटिव होता है किसके ऑब्जेक्ट से, वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ये देखो, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आपके दिमाग में आएगा ना, ये देखो, सन क्या है, सब्जेक्ट,
और ये क्या है हमारा, सन पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब। अब आप बच्चे क्या करोगे कि ईस्ट, ईस्ट भी तो ईस्ट, ईस्ट इसके पहले द लगा है, ईस्ट हमारा नाउन है, और नाउन भी तो ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा ना कि ईस्ट के आगे द लगा है, सीपीओ के लिए भी है। हाँ, मेरा नाम भी बोल दो, मेरा नाम भी बोल दो, यस मोहम्मद, बोल दिया आपका नाम। चलो मैं अभी सेंटेंसेस दे रही हूँ, अभी सेंटेंसेस दे रही हूँ। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब मुझे आप बताओ कि ये राइजेज, हाँ ये जो हमारा ईस्ट था ये भी नाउन है, और नाउन ऑब्जेक्ट होता है। अभी मैंने बोला था कि किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना है या तो प्रोनाउन होना है, और ईस्ट नाउन है, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ कि ये जो राइजेज है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव है? जल्दी से बताओ। वॉइस की क्लास कब होगी? वॉइस की क्लास बाद में होगी पार्थ, जल्दी से बताओ। आप जैसा बोलोगे वैसे ही पढ़ूंगा, वैसे ही पढ़ना ही होगा। आंसर करो फटाफट। कुछ बच्चे इनट्रांजिटिव बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ट्रांजिटिव बोल रहे हैं, अपना अपना दिमाग सब लगा रहे हैं। चलो ये देखो, ये इन क्या है, ये इन क्या है? इन हमारा प्रेपोजिशन है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का। और मैंने क्या बोला था कि वर्ब को ट्रांजिटिव होने के लिए प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। बहुत सारे ट्रांजिटिव बोल रहे हैं, कोई इनट्रांजिटिव, क्लोज टेस्ट सब होगा, इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब को ट्रांजिटिव होने के लिए तो वर्ब के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ ऑब्जेक्ट आया है, ये तो प्रेपोजिशन के बाद आया। चलो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ और भी क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आगे आपको। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में दिक्कत नहीं आई, इसका यूनिवर्सल ट्रूथ से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे बताओगे, मैं सेंटेंसेस लिख रही हूं। मैं वर्ब को अंडरलाइन करते जा रही हूं और आप मुझे बताओगे ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। पहला ये, दूसरा, चलो अब मैंने जो जो वर्ब को अंडरलाइन किया अब बताते जाओ, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, नंबर के साथ। नंबर के साथ, नंबर के साथ। मुझे कहां से पता चलेगा किसका आंसर दे रहे हो? ओके चलो देखते हो। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। हियर ऑल्सो सी, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जो हमेशा और हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमेशा और हमेशा इनट्रांजिटिव होते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे परमिट, परमिट एक वर्ब है, फिर मैंने लिखा टोल्ड, फिर लिखा मैंने ऑर्डर, फिर लिखा अलाउ। ये सारे वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव होंगे। ट्रांजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये सारे वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। परमिट किसी और को कर रहे हो, टेल भी आप किसी और व्यक्ति को कर रहे हो, ऑर्डर भी किसी और को कर रहे हो, अलाउ भी किसी और को कर रहे हो, तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, इसलिए ये क्या है, सारे ट्रांजिटिव वर्ब है।
ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जैसे कुछ बच्चों ने अभिषेक का आंसर फटाफट, इतना कमेंट्स जल्दी जल्दी भाग रहा है आप लोग का। चलो आ जाओ, एक मिनट कर लेते हैं। ड्राइवर क्या है हमारा सेंटेंस का? सब्जेक्ट। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पता करने के लिए ना बहुत ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है इंट्रांजिटिव है। बट एक चीज़ ऑब्जेक्ट के मामले में आपको थोड़ा क्लियर हो जाना है, ऑब्जेक्ट किसका? वर्ब का ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव, अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। ओके चलो अब देखो, द ड्राइवर, और ये क्या है? ये हमारा ड्राइवर क्या है? सब्जेक्ट। स्टॉप्ड क्या है? वर्ब। और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है ना? देखो ऑब्जेक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन, किसी भी वो। ये हमारा कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता ने काम किया, क्या काम किया? स्टॉप्ड। और इफेक्ट किस पे जाके पड़ा? ट्रेन पे। तो ये डूअर है, ये रिसीवर है। एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, ड्राइवर ने स्टॉप किया बट रुका तो जाके ट्रेन, ठीक है। तो ये वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि यहाँ का वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। और यहाँ जो हमारा वर्ब है ये डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, और ट्रांजिटिव होने के लिए वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अब सेकेंड सेंटेंस आ जाओ, द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली। यहाँ ड्राइवर क्या है? स्टॉप। और यहाँ तो हमें पता चल रहा है ना कि ड्राइवर ने किसको रोका? ट्रेन को रोका। और नीचे वाले सेंटेंस का हिंदी क्या है? द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली। द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली मतलब ड्राइवर अचानक से रुक गया, पता भी नहीं चल रहा है ड्राइवर ने किसको रोका, ड्राइवर अचानक से रुक गया, उसने अपने आप को रोक लिया। यहाँ पे एक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ, काम उसी ने किया, रुका भी वही। तो ड्राइवर हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है? क्या और किसे? बोल के देखो, ड्राइवर ने ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है? क्या और किसे, ठीक है। ड्राइवर ने क्या को रोका? ट्रेन को रोका। जैसे मैंने बोला ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। ही क्या है हमारा सेंटेंस का? सब्जेक्ट। ये टोल्ड क्या है? वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ही टोल्ड मी, ही ने किसे बोला? ही ने किसे बोला? मुझे बोला। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है? सेंटेंस में बोल के देखो, किसे? ही ने किसे बोला? मुझे बोला। ही ने क्या को रोका? ट्रेन को रोका। ओके आ जाएंगे। अच्छा, that was not a goggles, Amit, that was not a goggles, that was spectacles. ये आपका डेमो ही क्लास शुरू हो गया है। Just you people see, gradually we will increase our level. Okay, I want कि this batch should cater to the needs of all my students. Cater मतलब fulfill करना। ये जो बैच है मैं चाहती हूँ कि ये बैच फुलफिल करे उन बच्चों के लिए जो बेसिक लेवल वाले भी है और जो एडवांस वाले भी है। क्योंकि कई बार मुझे बच्चे आके बोलते हैं कि मैम आपकी जो फर्स्ट क्लास होती है और जो आपकी लास्ट जाती है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। फर्स्ट में आप एकदम बेसिक जाते हो और धीरे धीरे आप अपनी लेवल को बढ़ाते हो, क्योंकि एग्जाम का डिमांड है वो। ओके, तो ध्यान रखना है। क्योंकि और हमारे कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट होना है बट ओवर स्मार्ट नहीं होना। स्मार्ट होना इन द सेंस कि यार ये सब तो मुझे पता है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में सब होश में, सॉरी जोश में होश खो बैठते हैं। मेंस में, प्री में भी बच्चों ने यही किया है। सब करवाऊंगी। और पैसेज क्लोज टेस्ट का ट्रिक्स मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं क्लोज टेस्ट का, अरेंजमेंट के। यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो, आपको हेल्प करेगा। काफ़ी बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। आ जाएगा। मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहां भी क्लास लिया है देखा है, पहले दिन क्लोज टेस्ट में बच्चों का 5 गलत हो जाता है। हिम्मत नहीं हारना है। ग्रेजुअली मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, ग्रेजुअली आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। मेंस का बैच डियर दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, आप देख सकते हो। अगर मेरा फेसबुक पेज फॉलो करते हैं आप लोग, माई फेसबुक पे, यूट्यूब भी इंग्लिश विथ रानी मैम, फेसबुक पेज इज ऑल्सो इंग्लिश विथ रानी मैम। तो फेसबुक पेज पे 2 डेमो डला हुआ है, 2 डेमो मेंस का डला हुआ है, और आप देखोगे मैंने उसमें भी वर्ब ही पढ़ाया है। आप देखना दोनों वर्ब में काफ़ी डिफरेंस है। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ आ जाओ,
छोड़ो वो सब बातें बाद में करते हैं। द ड्राइवर स्टॉप्ड, यहाँ ड्राइवर ने किसको स्टॉप किया? ट्रेन को स्टॉप किया। तो यहाँ तो हमारे वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ देखो, ड्राइवर अचानक से रुक गया, पता ही नहीं चल रहा है क्या रोका, किसे रोका, पता ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि ये सडनली वर्ड से क्या या किसे का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सडनली ऑब्जेक्ट नहीं है। आप मुझे बताओ कि ये सडनली है क्या? पर क्लास करके तो देखो, लास्ट में टॉप रैंकर्स पे तो अभी मेंस का चल रहा है। अभी मेंस खत्म होगा, फिर प्री आने के चांसेस है। हाँ चलो बताओ। फीस ज़्यादा नहीं है, एक बार क्लास करोगे ना तो मुझे बोल के जाओगे कि मैम अपनी फीस बढ़ा दो, और मैं बढ़ा दूंगी। चलो मुझे बताओ, चैनल का नाम भी इंग्लिश विद रानी मैम, फेसबुक ऑल्सो इंग्लिश विद रानी मैम। हाँ ये मुझे बताओ, ये सडनली क्या है? एक बार मुझे बताओ। मैं आपको 2 क्लास में एकदम परफेक्ट कर दूंगी। कैसे पता करोगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है? बताओ। सडनली मुझे बताना, व्हाट इज सडनली? यस, कुछ बच्चों ने एडजेक्टिव दिया है, कुछ तो प्रेपोजिशन भी बोल रहे हैं। भाई थोड़ा रहम करना है इंग्लिश पे, सडनली प्रेपोजिशन कहां से हो जाए? यस, सडनली इज एन एडवर्ब। सडनली एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। कैसे पता चला कि वो क्रिया विशेषण है? अच्छा मुझे बताओ, ये सडनली क्या है, कैसे पता करोगे? ये सडनली किसकी विशेषता बता रहा है? सडनली का मतलब होता है अचानक से। अचानक से ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर अचानक से रुक गए, स्टॉप्ड की बता रहा है। और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। तो यहाँ पे सडनली हमारा एडवर्ब है। सडनली हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। सडनली ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, ये तो एडवर्ब है। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ स्टॉप्ड वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ मतलब क्या है कि स्टॉप्ड हमारा यहाँ पे क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, स्टॉप्ड इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब मुझे बताओ, द लायन फॉट विद द वुल्फ। लायन हमारा क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। फॉट क्या है? वर्ब। और वुल्फ हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वुल्फ हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप मुझे बताओगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका है? यस, थैंक यू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। चलो अब मुझे बताओ, ये मुझे बताओ कि वुल्फ भी ऑब्जेक्ट है, बट ये किसका ऑब्जेक्ट है? विथ क्या है? प्रेपोजिशन। विथ इज अ प्रेपोजिशन। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया है तो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगा। वर्ब को ट्रांजिटिव होने के लिए उसका खुद का अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है। तो यहाँ वर्ब क्या हो गया? यहाँ जो फॉट क्या हो गया? इनट्रांजिटिव हो गया। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव होना चाहिए। है ऑब्जेक्ट, बट ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और मैंने बोला ट्रांजिटिव होने के लिए वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब नीचे वाला बताओ, ही किल्ड बताना। ही किल्ड द लायन किल्ड द वुल्फ। लायन हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। किल्ड क्या है? वर्ब है। लायन ने किसे किल किया? वुल्फ को। किल तो लायन ने किया, बट मरा तो जाके वुल्फ, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां हमारा वर्ब ने डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट लिया। तो यहां का किल्ड कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट आ जाओ, द लायन फॉट ब्रेवली। लायन ने बहादुरी पूर्वक लड़ा। चलो बताओ इसका। लायन हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट। और फॉट क्या है? वर्ब। और ये ब्रेवली तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहां तो दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत तब होगी ना जब वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। तो आप तो स्मार्ट स्टूडेंट से समझ जाओगे, जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहां लायन ने बहादुरी पूर्वक लड़ा। ये ब्रेवली क्या है? ये ब्रेवली एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा? फॉट। फॉट वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। और यहाँ का वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव। नेक्स्ट आ जाओ, ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल बताना, ये क्या है? ही वेंट टू स्कूल। ही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये वर्ब है। ये वेंट ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? मैं आप थर्ड सेंटेंस फिर से बताओ। ये वाला थर्ड सेंटेंस देखो, लायन ने वुल्फ से लड़ा।
ठीक है, आपके दिमाग में आया कि लायन ने वुल्फ से लड़ा, ये तो ऑब्जेक्ट है, बट ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ का वर्ब इंट्रांजिटिव है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से नहीं डिसाइड करना है। उसी तरह ही वेंट टू स्कूल, ये टू क्या है? प्रेपोजिशन है, तो यहाँ हमारे प्रेपोजिशन के पास एक ऑब्जेक्ट है, बट वर्ब के पास तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या है? ये इंट्रांजिटिव। चलो ये क्लियर हो गया, तो चलो मुझे बताओ। यस, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ कि ये अगर ये क्लियर हो गया तो सीधा अब हम वर्ब पे अटैक करते हैं कि और कैसे कैसे पढ़ना है। एक बार रिस्पॉन्ड कर दो और रिस्पॉन्ड करो यस मैम, मूव अहेड। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलो अब ये तो हमने सारा प्रेपोजिशन से रिलेटेड बेसिक चीज है कि मैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी बताऊंगी, बट अभी मुझे थोड़ा सा जो और बताना है बता देने दीजिए। देखो अभी अभी बच्चे ने पूछा कि मैम कौन सा ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव होता है। देखो स्टॉप्ड हमारा ट्रांजिटिव भी हो सकता है, स्टॉप्ड इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। ओके चलो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एकदम प्री लेवल पढ़ रहे हैं, जहां से मेन शुरू करूंगी वहां बताऊंगी कि अब देखो यहां से कैसे शुरू करते हैं। ओके अब देखो हमने वर्ब में अभी तक क्या पढ़ा है? यस अभी हमने वर्ब में अभी हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज अ वर्ब, ये पढ़ा। वर्ब क्या होता है, एक्शन, स्टेटिव, वो सब पढ़ा है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? वर्ब के टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ा। टाइप्स ऑफ वर्ब्स मैंने आपको क्या बताया? एक एक्शन वाला और दूसरा स्टेटिव वाला। जो स्टेट बताता है स्टेटिव, और जहां पे कोई क्रिया एक्शन हो रही है एक्शन वर्ब। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। फिर मैंने आपको वर्ब को बांटा था फंक्शन के आधार पे, ऑक्सिलरी और मेन। मैंने अभी वर्ब के आपको 3 टाइप्स बताए, ठीक है। मैंने आपको वर्ब के 3 टाइप्स बताए, बट आज मैं बहुत ज्यादा आपके दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहती हूँ, ठीक है। आज मैं आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। वर्ब का ये सब पार्ट आपको जानना जरूरी है। आज हमने क्या क्या किया है? एक्शन, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी और मेन। और नेक्स्ट क्लास हम करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, बहुत डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये पढ़ा हमने। और तीसरा पार्ट में हमने क्या पढ़ा? हाँ अभी तक यही दोनों पढ़ा। अब हमें क्या पढ़ना है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब यहां हमें अच्छे से टारगेट करना है, ठीक है। वो वर्क नहीं कर रहा है, न्यू है ना। गिव मी सम टाइम, यू पीपल विल फॉल इन लव विथ इंग्लिश। ओके चलो अभी तक हमने वर्ब के टाइप्स किए। वर्ब क्या होता है, वर्ब के टाइप्स किए। अभी मैंने टाइप्स में ये बताया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बताया, ठीक है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट नहीं बताया, बहुत अच्छे से बताऊंगी। क्योंकि जब ये बच्चे मुझसे पढ़ लेते हैं ना और उसके बाद बोलते हैं मैम कभी आप थक जाओगे ना तो आप बताना, हम नॉन फाइनाइट और फाइनाइट पढ़ा देंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और जब बच्चे ऐसा बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया, कॉन्फिडेंट है, तभी तो बोल रहा है कि मैं भी पढ़ा लूंगा। ओके यस मेरा नाम ले लो भाई, इतने जल्दी जल्दी आपका स्क्रॉल हो रहा है कमेंट्स, अब नाम लेके क्या करूं मैं आपका। चलो सब अच्छे बच्चे हो, सबका नाम लिखिए, योगेंद्र, खेमचंद, अभिषेक, जो जो दिख रहे हैं में ले लिया नाम। ओके चलो आ जाओ। अब आ जाओ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ये तो हमारा सबसे फेवरेट। अब वर्ब में से 10 से 15% एरर कहां से आएगा? ये तो मैंने एक ढांचा तैयार किया कि वर्ब में क्या क्या हम यूज करेंगे, कैसे कैसे यूज करूंगी। जैसे कि मैंने बोला बच्चे को दिमाग में आएगा कि स्टेटिव वर्ब का कहाँ यूज है। ये मैं टेंस में बताऊंगी कि स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। ओके पेपर पढ़ना अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका सीजीएल निकल जाएगा।
अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अच्छा एक चीज और बता दूं, अच्छा वर्ब का कैरेक्टर क्या होता है, एक ये भी देखना। हमने वर्ब होता क्या है, वर्ब का टाइप्स देखा, वर्ब का कैरेक्टर क्या होता है। वर्ब का कैरेक्टर होता है कि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल, इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकता है। अगर आपसे कोई पूछे, हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि हम डिटेल में करेंगे, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव करेंगे, बट ध्यान रखना है कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से सिर्फ 3 ही पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका सिंगुलर और प्लूरल बनता है। एक सिंगुलर और प्लूरल किसका बनता है, नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनता है, और किसका सिंगुलर प्लूरल बनता है, प्रोनाउन का। एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इसका एक वचन और बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, वर्ब का बनता है, प्रोनाउन का बनता है। जैसे नाउन है, ठीक है, नाउन का आप प्लूरल बना सकते हो ना, जैसे बॉय का प्लूरल आपने बॉयज बना दिया। नाउन को प्लूरल करने के लिए क्या करते हैं, उसमें एस लगाते, ईएस लगाते या आईएस लगाते। जैसे आपको मैंने लीफ लिख दिया, लीफ एक वस्तु है, वस्तु नाउन होता है, एस लगा दिया। उसी तरह प्रोनाउन का भी सिंगुलर प्लूरल बनता है। जैसे बॉय है, बॉय क्या है, बॉय की जगह मैं ही लगा दूं और बॉयज की जगह दे लगा दूं। याद रखना कि जो जो काम नाउन करता है ना, एक वाक्य में जो जो काम नाउन करेगा वही वही काम प्रोनाउन भी करेगा, क्योंकि नाउन के बदले भी ही तो प्रोनाउन आता है। जब नाउन सिंगुलर प्लूरल बन सकता है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल बन सकता है। उसी तरह, वाई आर यू इग्नोरिंग मी अमित, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, वाई विल आई इग्नोर माई स्टूडेंट्स, वाई विल आई इग्नोर माई स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर टेकिंग माई नेम। एक्सरसाइजेस आपको बहुत मिलने वाले हैं, और अभी तो मैंने सारे शीट्स भी अपने बदल दिए, आप सारे आउटडेटेड शीट्स हटा दिए, नए पैटर्न पे नए ट्रेंड में आपको सारे पीडीएफ शीट्स वगैरह मिलेंगे, नो नीड टू वरी, ठीक है। अब देखो, नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है और वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल बनता है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि नाउन को प्लूरल करने के लिए, नाउन को प्लूरल करने के लिए उसमें एस लगाते हैं, बट इसका उल्टा कर दो, वर्ब को प्लूरल करने के लिए उससे एस हटाते हैं, ठीक है। एक तो फिर से मेम लिख दिया, MAIM, मैंने बोला था ना मेम का मतलब अपंग होना होता है। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रांग करने के लिए ना, यू कम टू मी एंड टॉक टू मी, interact with me in English. 4 to 5 months you'll interact to me in English and your spoken part will be good. नाउन को प्लूरल बनाने के लिए SES लगाते हैं और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए उसमें से S हटाते हैं, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, देखो मैंने ये लिखा गो और गोज, ये गो और गोज क्या है, वर्ब है, दोनों वर्ब है, बट याद रखना है कि नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, बट यही एस अगर वर्ब में लग गया सिंगुलर हो गया, और वर्ब से एस हट गया प्लूरल। तो वर्ब का एक और काम होता है, वर्ब का एक और कैरेक्टर होता है। वर्ब का कैरेक्टर क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल बनने का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने व्हाट इज वर्ब पढ़ाया, वर्ब का टाइप्स पढ़ाया, वर्ब का कैरेक्टर क्या होता है, वो सिंगुलर भी बन सकता है, प्लूरल भी बन सकता है, बट याद रखना है कुछ बच्चों ने, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया ना कि कुछ बच्चों के दिमाग में होता है, मैंने देखा है बच्चों ने अपने दिमाग में डाल के रखा हुआ है, जिस वर्ड में भी एस लगा दो वो प्लूरल बन जाएगा। ऐसा नहीं है, प्लूरल बनाया जाता है एस लगाकर, ES लगाकर, बट नाउन को एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, बट यही वर्ब में जब एस लग गया तो वो सिंगुलर हो गया। एक हमने वर्ब का ये पहलू पढ़ा, अब आ जाओ वर्ब का फॉर्म्स। फॉर्म्स को थोड़ा सा समझा के फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी थक चुके होंगे। वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब आ जाओ वर्ब के फॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज प्री और इट्स मेंस, ठीक है। I am always trying to speak English, but you students or either metro cities people are more frequent in speaking English because they are used to, sorry, because they are used to it. As soon as you execute certain things in your daily life, तो you will become no doubt expert. निकल जाएगा, सब एग्जाम निकल जाएगा, मेहनत करते रहो। चलो आ जाओ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, हमने वर्ब का टाइप्स किया, अब आ जाओ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स।
वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं? पहले तो हम वर्ब्स, यस सब सारा दे रही हूँ, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। अभी तो आपका पहला क्लास था, टाइम कम है। अब मैंने क्या डिसाइड किया है कि पहले मैं सब पढ़ा लेने के बाद एक ही साथ पीडीएफ देती थी। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, एक टॉपिक में जो भी सब टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जैसे कोई एक पॉइंट पढ़ा के उस पर 10-20 क्वेश्चन, फिर एक पॉइंट पढ़ा के उस पर 10-20 क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं? वर्ब के 5 फॉर्म्स है, V3, V4, V5। कुछ बुक्स में देखोगे ना कि V1 और V5 को एक जगह मतलब एक ही मानते हैं, लेकिन ठीक है 5 फॉर्म्स हैं, हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, अगर एक साथ भी है कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंगुलर और प्लूरल का प्रॉब्लम है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ने का मन हो रहा है। जनरली तो पढ़ पढ़ के सब इंग्लिश पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। मैम संडे का स्पोकन इंग्लिश का क्लास करवा देना। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई ईट इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज इन माई ब्लड। माई गॉड, कौन सा ग्रुप है भाई ब्लड का? इंग्लिश पॉजिटिव। यस, वर्ब के 5 फॉर्म्स है, V1, V2, V3, V4, V5। और जब भी बच्चों से पूछती हूँ व्हाट इज V1, तो बहुत स्मार्टली बोलेंगे मैम V1 है फर्स्ट फॉर्म, V2 है सेकंड फॉर्म। ये तो सबको पता है। बताओगे ना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ रहते हो, तो बताओगे, ये बोलोगे कि मैं घर में रहता हूँ, कोई ना कोई एड्रेस बताओगे ही। तो V1 क्या होता है, ये नहीं बोलना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। V1 इज प्रेजेंट टेंस। अच्छा मुझे ये बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि गो और गोज में क्या डिफरेंस? अभी मैंने बताया, आप ये दोनों वर्ब है, दोनों वर्ब है। और कैसे पता चलेगा कि वर्ब है? कैसे पता करोगे कि कोई भी वर्ड वर्ब है, कोई भी वर्ड क्रिया है? कैसे पता करोगे? उसका पास्ट टेंस बना के देखो, या उसका आईएनजी बनाओ। जिसका आईएनजी बन गया, जैसे गो का गोइंग, गो का पास्ट टेंस वेंट, तो जिसका पास्ट और आईएनजी बन गया मतलब वर्ब है, दोनों वर्ब है। और अभी मैंने आपको जस्ट बोला कि जब नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है, बट यही एस अगर वर्ब में लग गया तो ये सिंगुलर हो गया, और दे क्या हो गया? प्लूरल सेंटेंस। और दोनों प्रेजेंट टेंस है। ही के साथ क्या लगाओगे आप? गोज। और दे के साथ क्या लगाओगे? गो। ही इज वह जाता है, दे इज वे जाते हैं। ठीक है? यस यस, यू कैन स्टार्ट मेकिंग अमित नोट्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, बिकॉज आई टीच इन अ वेरी सिस्टमैटिकली ऑर्डर। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। डाउट्स एंड ऑल के लिए ऑलवेज अवेलेबल। आई एम नोन टू सॉल्व द डाउट्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। चलो आ जाओ। ही गोज इज वह जाता है, दे गो इज वे जाते हैं। दोनों तो प्रेजेंट टेंस ही है, बट ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, दे प्लूरल है तो प्लूरल हो। मुझे ये बताना था कि गोज भी प्रेजेंट है और गो भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट टेंस है, बट डिफरेंस है सिंगुलर और प्लूरल का। ठीक है? इंग्लिश इज फन। ठीक है, दोनों प्रेजेंट टेंस है, बट गोज हमारा सिंगुलर है, वर्ब में एस लग गया सिंगुलर, वर्ब से एस हट गया प्लूरल। तो हमारा जो V1 है ये भी प्रेजेंट टेंस है, और जो हमारा V5 है ये भी प्रेजेंट टेंस है, दोनों प्रेजेंट टेंस है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म है और ये प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर है। और वर्ब प्लूरल कब होता है? अभी क्या बताया मैंने, वो सब हम बाद में कर लेंगे। वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस नहीं लगा हो। जब वर्ब में एस नहीं लगा हो तो ये प्लूरल है। तो एक एग्जांपल दे लो आप। गो, गो हमारा प्लूरल फॉर्म है। ठीक है? राइट, ये सब प्लूरल फॉर्म है, दोनों प्रेजेंट टेंस है और प्लूरल। वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस नहीं हो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाला। ये जो V5 है ये भी प्रेजेंट टेंस है तो ये भी प्रेजेंट टेंस है, बट ये सिंगुलर फॉर्म में। तो गो का क्या बना दोगे? गोज। और राइट का राइट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वर्ब में एस लग जाता है तो सिंगुलर बन जाता है। नाउन में एस लगता है प्लूरल, वर्ब में एस लगता है सिंगुलर। तो गो हमारा प्लूरल फॉर्म है, गोज V5 फॉर्म है। एंड व्हाट इज V2? V2 इज विच फॉर्म? अरे टेंस पूरा कहाँ से बोल रहे हैं चौधरी? टेंस पूरा नहीं आता है, बट थोड़ा बहुत 3 टेंस तो आता ही होगा ना। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट टेंस में, कल मैं आपसे मिलूंगी तो जब यही क्लास हो जाएगा पास्ट टेंस, और फ्यूचर में जब आप CGL निकाल के मुझसे मिलने आओगे तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस। अभी टेंस का हम बहुत डीप नहीं जा रहे हैं,
ठीक है, हम अभी बहुत टेंस का डीप नहीं जा रहे हैं, बस 3 तो आप स्टूडेंट्स को इतना बेसिक तो पता होगा। V2 हमारा पास्ट टेंस और V3 हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, इसे मैं बताऊंगी। V3 हमारा पास्ट पार्टिसिपल है और वर्ब के कंटिन्यूअस फॉर्म ING फॉर्म को क्या बोलते हैं? V4 फॉर्म। ठीक है, V1 इज प्रेजेंट टेंस, यस यस, V1 इज प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, सॉरी V1 इज प्रेजेंट टेंस प्लूरल, V5 इज प्रेजेंट टेंस सिंगुलर और V2 क्या है? पास्ट टेंस। गो का पास्ट क्या हो जाएगा? वेंट, और राइट का रोट। और पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, ठीक है, पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि पास्ट टेंस में ही के साथ भी वेंट लगा सकते हो और दे के साथ भी वेंट। जैसे ही के साथ भी हैड लगा सकते हो, दे के साथ भी हैड, बट प्रेजेंट टेंस में तो ही के साथ गोस, दे के साथ गो। पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। ओके, हाँ, V2 का प्लूरल नहीं होता, वो दोनों में यूज होता है। अब आ जाओ, व्हाट इज V3? V3 इज पास्ट पार्टिसिपल। इसका मैंने आज थोड़ा टाइम की कमी है, इसका मैंने पार्टिसिपल नाम क्यों दिया ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने पहले से पढ़ रखा है, पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसे क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। तो कभी कभी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है, कभी कभी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं? पार्टिसिपल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा घटना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। V3 भी एडजेक्टिव का काम करता है, इसे हम पढ़ेंगे। जब अभी मैंने अब बैच स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब एक बहुत वास्ट टॉपिक है। वर्ब जो है हमारा एडजेक्टिव से भी कनेक्टेड है। कभी कभी वर्ब भी एडजेक्टिव का काम करता है। कौन सा फॉर्म? कभी कभी थर्ड भी करता है, कभी कभी फोर्थ फॉर्म भी करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नो नीड टू वरी, बेसिक से ही जाएगा, बेसिक से ही जाएगा, नो नीड टू वरी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल का गॉन, राइट का रिटन। उसी तरह ING फॉर्म तो पता ही है सबको, गोइंग और राइटिंग। पास्ट पार्टिसिपल को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली हूं, आप याद रखो बस इतना। अभी तो हमने वर्ब का टाइप्स पढ़ा, अभी हमने फॉर्म्स पढ़ा। कितने फॉर्म्स है? 5, V1 V2 V3 V4 V5। V1 क्या फॉर्म है? दिस इज प्रेजेंट टेंस। V5 इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस, बट दिस इज प्लूरल, दिस इज सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें S लगाओ, जब S नहीं लगा हो प्लूरल। और पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वेंट। पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। और व्हाट इज V3? V3 इज पास्ट पार्टिसिपल। और अभी बताया मैंने इसे पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसे पार्टिसिपल बोलते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। अच्छा, वी आर वेटिंग फॉर यू टुमारो। कल किस लिए मेरा वेट करोगे? कल थोड़ी क्लास है, अब आपकी क्लास सीधा स्टार्ट होगी 4 जुलाई से। मैम मेरा टॉक सुनिए, अभिषेक। मूविंग ट्रेंग, यस प्रीति, मूविंग ट्रेंग हम डिटेल में करेंगे। पार्टिसिपल इन्फिनेटिव जीरंड पढ़ने के बाद ये मेरा वादा है आपसे कि आप बोलोगे कि मैम मजा आ गया। जहाँ जहाँ ऑनलाइन मैंने पढ़ाया है उसकी इतनी पोस्टमार्टम की है, इतनी हिंदी कर दी है ना कि बच्चे फिर भूलेंगे नहीं। और ये जो फोर्थ है हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म, दैट इज ING। चलो एक दो पहले डिस्कस कर देती हूँ इससे कैसे कैसे एरर्स आता है, फिर अब हम 4 जुलाई से मिलेंगे 3 to 4:30। अब इससे कैसे एरर्स आते हैं पहले मुझे बताओ। कैन यू हियर मी? कहाँ से मैं सुनूंगी? क्या नाम है भाई? वीरेंद्र। मैं कहाँ से आपको सुन लूंगी? कहाँ आप बैठे हो? कैन यू सी मी? सी यू नहीं, कैन यू सी माई कमेंट बोलो। कैन यू हियर मी कहाँ से सुन लूंगी आपको? मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता है। ओ, अब नहीं डरना भाई। चलो चलो आगे थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। ये वर्ब का फॉर्म्स क्लियर हो गया है? अब इससे रिलेटेड बता दे रही हूँ। जब आपको क्लोज टेस्ट करोगे ना तो आपको और भी इंग्लिश से डर खत्म होगा, मजा आएगा क्लोज टेस्ट में। इस बार तो बहुत अच्छा पेपर आया है प्री का। वो कैप के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स आपको मिलेंगे। आपका सीन आपका एग्जाम बैच चलेगा 1.5 घंटे का होगा। ओके, 1 मिनट। चलो अब देख लो थोड़ा सा V1 V2 से कैसे एरर आएगा।
सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होगी। इस सैटरडे संडे तब तक मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहना, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप देख सकते हो वहाँ से। जैसे V1 V2, अभी मैंने V1 क्या बताया, प्रेजेंट टेंस प्लूरल, V2 क्या बताया, पास्ट, और V3 क्या बताया, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, मेन वैसे हम डिटेल में करेंगे, जब हम थर्सडे को मिलते हैं तो हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 3.5 मंथ्स में आपका कोर्स हो जाएगा। जहाँ भी पढ़ाया है कभी मेरे बैच लिंगर नहीं हुए। इंग्लिश फोबिया, प्रीति इंग्लिश फोबिया, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ फोबिया। मुझे इंग्लिश में लिखना नहीं आता है। लिख के क्या करोगे, आपके एग्जाम में तो क्लिक करना है, लिख के क्या करोगे। हाँ आ जाओ। अब देखो, जैसे इजी वाला नहीं करवा रही हूँ, सब मैं डिटेल में करवाऊंगी जब हम मिलेंगे थर्सडे को। अभी थोड़ा सा मेन करवा दे रही हूँ। जैसे देखो, ये देखो, एक वर्ड होता है लाई, ये हमारे इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आता है। लाई का 2 मतलब होता है, V1 V2 V3 से एरर्स आते हैं। जैसे आपके बुक्स में देखोगे तो ये 200-300 दे देते हैं, बट मैं आपको क्लास में कुछ 50-60 V1 V2 दूंगी, जो पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा उतने से। मेन वाला करेंगे हम, ठीक है। लाई, एक लाई का मतलब क्या होता है, झूठ। ओके, झूठ बोलना। हाँ, ठीक है, जल रहा है। जल रहा है ना, ऑन है ना। अच्छा मैम, आप इंग्लिश शून्य से पढ़ाइएगा। मैंने इसी को इंग्लिश में बोला था कि 0 से पढ़ाऊंगी। नेगेटिव नहीं जाना चाहिए भाई। हाँ पार्थ, मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि नो का आईएनजी नोइंग नहीं बनता है, बट मुझे थोड़ा सा और पढ़ा लेने दीजिए। लेकिन आप बोलोगे कि मैम मैंने तो नोइंग वर्ड सुना था, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, जीरेंट फॉर्म में होता है, वो हम पढ़ेंगे। हाँ, लाई का मतलब है, एक लाई का मतलब है झूठ बोलना, और एक लाई का मतलब है लेटना, जैसे बेड पे आप लेटते हो। और एक वर्ड है, पहले इसको कर लेते हैं। चलो, लाई का पास्ट टेंस बताना। थिंकिंग का बनता है, थिंकिंग का बनता है पार्थ। जो भी मीडियम से हो, हिंदी इंग्लिश सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं हो। बेसिक से ही है। चलो मुझे बताओ, लाई का मतलब है झूठ बोलना। सनंद, अगर आपने मुझसे टॉप रैंकर्स में प्री का बैच किया है ना, प्री का बैच किया है तो नो डाउट लेवल वही होगी, बट थोड़ा यहाँ ये प्री प्लस मेंस दोनों है, मेंस भी जाएगा। ये करवा दूंगी, स्कोर करवा दूंगी, सीजीएल वाले से बात करूंगी, भाई मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे लोग को 45 प्लस दे दीजिए। अच्छा, ये देखो, मुझे इंग्लिश सिखा दो, मैं आपकी फोटो लगवा के रखूंगा मैं। लाई का मतलब है झूठ बोलना। अगर आपने कल किसी से झूठ बोला तो क्या होगा, ही लाइड टू मी। और V3 भी लाइड टू मी, V3 भी लाइड होता है। और याद रखना, अब मैं आपको और डिटेल में आपको बताऊंगी कि वर्ब, किसी भी वर्ब को V3 बनाने के लिए उसके पहले हैज हैव हैड लगा दो। याद रखो कि हैज हैव हैड के बाद किसी भी वर्ब को कैसे पता करोगे कि कोई भी वर्ड V3 फॉर्म में है, देख लेना कि उसके पहले हैज हैव हैड लगा है, इसका मतलब है बाद वाला वर्ड V3 है। और कभी कभी भी पैसिव में इज एम आर, वॉज वर, उसके बाद अगर V3 लगा है, नो डाउट पैसिव में तो V3 इज एम आर के साथ भी लग सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि वर्ब V3 कब होता है, जब उसके पहले हैज हैव हैड लगाओ। बट कभी कभी इज एम आर के बाद भी V3 लग सकता है, सेंटेंस पैसिव में जाएगा। वो हम धीरे धीरे डिटेल में करेंगे। चलो, ये तो ये हो गया झूठ बोलने का पास्ट, लाइड और लाइड। और ये तो लेटना है, यू लाई ऑन बेड एंड ऑल। लेटने का बताओ क्या होगा। पहला वाला को तो बता दिया, अब नेक्स्ट का बताओ।
आईएनजी नहीं कर रही हूँ, आईएनजी तो पता है सबको। डाउट में हूँ। बड़ी खुशी हुई आपको देखकर भाई मोहम्मद, बहुत। और कहाँ कहाँ देखा है मुझे, कमेंट नहीं जा रहा है शायद, यस थोड़ा सा कमेंट रुका हुआ है, नो नीड टू वरी। वीडियोस तो दिख रहे हैं ना, वीडियोस तो इन्हें दिख रहे हैं, मेरी आवाज जा रही है, अच्छी बात है, कमेंट रुक गया है। सब शांति से बैठ के पढ़ोगे। हाँ, एक लाई झूठ बोलने के सेंस में और एक लाई लेटने के सेंस में। तो यू लाई ऑन बेड, तो लेटने वाले सेंस में क्या होगा, ले। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका थर्ड फॉर्म, यस सुबोध ने सही आंसर दिया है। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे लेड बोल रहे हैं कि लाई ले लेड, ये गलत है। इसका थर्ड फॉर्म लेड नहीं होगा, इसका थर्ड फॉर्म लेन होगा। ओके, लेटना, लेटने का थर्ड फॉर्म इज लेन। हो सकता है कई, हाँ बहुत आ ही रहा है आंसर, मैक्सिमम बच्चे लेट बोल रहे हैं। लेट थर्ड फॉर्म होता है बट लेटने वाले का नहीं होता है, ये लेटने का ले और लेन। और एक वर्ड होता है ले। अब आपसे कोई पूछे कि दोनों ले में क्या डिफरेंस है, ये ले पास्ट टेंस है, किसका, लेटने का, और ये ले प्रेजेंट टेंस है। और ये ले का बहुत सारा मतलब होता है, ये ले का बहुत सारा मतलब होता है। एक ले का मतलब होता है बिछाना, एक ले का मतलब होता है अंडे देना, द हेन्स ले एग्स, अंडे देने वाला। एक ले का मतलब है नींव रखना, नींव डालना। ठीक है, बहुत अलग अलग मीनिंग्स में जाता है, बट जो भी इसका मीनिंग हो, हाँ यूट्यूब पर देखा है, ओके, जो भी इसका मीनिंग हो, इसका क्या जाएगा, लेड और लेड। ओके, तो गलती से भी जो लेटने वाला सेंस है उसका पास्ट टेंस लेड मत सोचना, सॉरी उसका V3 लेड मत सोचना, ये लेड V3 है, बट बिछाना, अंडे देना, नींव डालना। ठीक है, अब चलो मैंने आपको 3 V1 V2 करवाया, अब इस पे बेस मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओ, उसके बाद मैं बैच को एंड करूंगी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, अब मैं एंड करती हूँ, सॉरी क्वेश्चंस देती हूँ। कमेंट्स रुके, चलो फटाफट मुझे आंसर करो। चलो अब आ जाओ। ही ले और लेड अवेक इन द शेड ऑफ, सॉरी ही लेड और ले इन द शेड ऑफ द ट्री। चलो बताओ, वो पेड़ के छांव के नीचे क्या कर रहा था, पेड़ के छांव के नीचे क्या कर रहा था, ये देखो देखो, एक तो लाई है, झूठ बोलने वाले का क्या है, लाइड और लाइड। एक है लेटने वाला, ले और लेड। और एक है अंडे देना, नींव डालना, उसके लिए क्या है, ले और लेड। चलो यहाँ पे लिख लिया, यहाँ से आप वर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हो। ये तो लेन है और ये लेड। देखो वो ट्री के छांव के नीचे शेड में क्या कर रहा था, बिछा हुआ अंडे देने वाला सेंस तो नहीं है ना, वो ट्री के छांव में लेटा हुआ था।
और लेटने का V2 क्या है? ले। ओके, द हेन्स हैव लेन और लेड एग्स। ये देखो, ये जो लेन है ये भी V3 है, और हैव के बाद V3 आता है, ये भी V3 है। लेन भी V3 है, लेड भी V3 है, बट लेन V3 है किसका? लेटने का। बट यहां तो अंडे देने वाला सेंस है, लेड। बिकॉज ऑफ सिवियर क्रैम्प्स। ओके, क्रैम्प, क्रैम्प बॉडी में क्रैम्प हो जाता है, मसल अकड़न हो जाती है, मसल पुल हो जाता है। क्रैम्प की वजह से वो बहुत हफ्तों तक बेड पे लेटा हुआ था। यस, किसका आंसर है? पंकज का तो सारा आंसर सही है। यस, ही ले इन बेड, लेटा हुआ था। और ही ले, और ले हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। उसने अपने कंट्री के लिए जान निछावर कर दिया। जान निछावर करना, ये भी क्या होगा? लेड। ओके, तो अभी बहुत सारे V1 V2। अभी तो हमने फिश मार रहा था, मछली मार रहा था पेड़ के नीचे। वेरी गुड। ओके, चलो आज बैच को अब एंड करते हैं। आज मैंने V1 वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स है, जैसे कि मैंने बोला कि सब लिखना पॉसिबल नहीं है, आज ऐसे भी टाइम की कमी है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, बहुत सारे है, लेकिन मैं आपको मेन 50-60 करवाऊंगी जो रियल में एग्जाम में आता है। तो होप यू पीपल इंजॉयड द क्लास। और आप स्क्रीन के साइड में देखिए, बैच का सारा डिटेल्स आ रहा है। आपका इंग्लिश स्पेशल बैच है, प्री प्लस मेंस का बैच है, फाउंडेशन बैच है, घबराना नहीं है, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा। आज आपने जो क्लास किया, और आज आप जो क्लास आप थर्सडे को करोगे, आप देखोगे कि एक स्टेप आप ऊपर जा रहे हो। ओके, और 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग इज फ्रॉम 3 to 4:30। ड्यूरेशन है इसका 3 से 3.5 मंथ्स का है, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, हमारा CGL CPO वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है, और सारे डिटेल्स देखना, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन पे सारे फीस वगैरह है। और हमारे करियर विल ने आपके लिए स्पेशल ऑफर भी रखा है, दैट इज ऑन द 1st of July। आप ऐप डाउनलोड कर लो ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो पहले तो मुझे, चलो जल्दी से, प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले तो मुझे जल्दी से बताओ कैसा लगा कैसी लगी आज की क्लास? अभी अभी तो ये तो बस थोड़ा सा हमने आज देखा कैसे कैसे पढ़ना। अभी तो मैंने वर्ड पावर जब स्टार्ट करूंगी आपको और भी अच्छा लगेगा। नींव डालना, नींव डालना मीन्स यू ले द फाउंडेशन स्टोन। जैसे मिनिस्टर ने फाउंडेशन फाउंडेशन रखा, हॉस्पिटल का नींव डाला, फाउंडेशन रखा। थैंक यू संजय। आज अभी चलो मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। ओके, सतेंद्र हेलो, राहुल थैंक्स, अजीत, बरखा थैंक्स एवरीबडी, राहुल थैंक यू। सीडीएस के लिए बिल्कुल है, बस ध्यान रखना है। एनडीए के लिए भी बिल्कुल है, एनडीए के लिए भी बैच है, सीडीएस के लिए भी है, बस ध्यान रखना है। सीडीएस में थोड़ा सा सेंटेंस अरेंजमेंट ज़्यादा आएगा, 40 मार्क्स का आता है सेंटेंस अरेंजमेंट, 20 छोटा 20 लेंथी वाला, और बाकी सब चीज़ तो सेम है। बट आई वुड रिक्वेस्ट माई स्टूडेंट्स कि यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन योर टीचर। मुझे तो आप लोगों पे पूरा भरोसा है ही, और आई वॉन्ट कि फर्स्ट बैच करियर विल पे मेरा है ये, और आई ट्राई माई बेस्ट। I'll cater to the needs of every student, whether it's प्री लेवल है, मेंस लेवल है, जिसे नहीं भी आता है, 0 लेवल है, जिसको डर भी लगता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और फर्स्ट बैच है, आई वॉन्ट कि दिस बैच शुड बी रॉकिंग। चलो, बाय बाय एवरीवन, लेट्स मीट ऑन 4th जुलाई। चलो, थैंक यू। और ये